अस्वीकरण। ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अवमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18 जोड़ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इसे पढ़ें या सुनने से पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लें। धन्यवाद। अध्याय 1 शहीदों का बोझ। अध्याय 1। बूम। आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ, धुआं तबाही के काले पर्दे की तरह नीचे की ओर उठने लगा। अफरा तफरी में पूरे शहर ढह गए। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे, उनके चेहरे दहशत से विकृत हो गए थे। उनकी जानी पहचानी दुनिया का अंत हो रहा था। भागो भागो, एक सैनिक ने एक हाथ में AK-47 लहराते हुए चिल्लाकर नागरिकों को पास ही खड़े एक जहाज की ओर निर्देशित किया। लोग जान बचाने के लिए बेताब होकर आगे बढ़े। भागती हुई भीड़ में से 2 लड़के, एक लगभग 12 साल का, दूसरा 8 साल का, सैनिक की ओर दौड़े। लेकिन अचानक छोटा लड़का ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसका पैर टूटी हुई जमीन में पड़ी एक दरार में फंस गया। चलो, बड़े लड़के ने पूरी ताकत से खींचते हुए चिल्लाया, लेकिन मलबा टस से मज नहीं हुआ। सैनिक की आंखें तब चौड़ी हो गईं जब उसने एक प्राणी को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। वह मानवीय था, उसका गहरा काला शरीर ऑब्सीडियन की तरह चमक रहा था और उसकी पीठ से लाल, नीले और हरे रंग के 3 नुकीले कांटे निकले हुए थे। नहीं, उनमें से एक नहीं, सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा। वह इस प्राणी को अच्छी तरह जानता था, इसी के कारण युद्ध शुरू हुआ था। वे केवल राक्षस नहीं थे, वे संहारक थे जो क्रूरतापूर्वक मनुष्यों का कत्ल करते थे। वह आगे बढ़ा और गोलियां चलाने लगा। गोलियां लगी, लेकिन बेअसर होकर उछल गईं। ये रुका नहीं, ये लगातार आता रहा। दोबारा गोली चलाते समय सिपाही के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। क्या वह गोली चला रहा था या बंदूक उसे चला रही थी? वह अब कुछ कह नहीं पा रहा था। स्नैप! उस प्राणी ने राइफल को पकड़ा और उसे कागज की तरह मसल दिया। फिर उसने सैनिक की जान लेने के लिए अपना नुकीला हाथ उठाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। छींटे, गर्म तरल पदार्थ उसके चेहरे पर छिटक गया। उसने पलकें झपकाईं। वह प्राणी उसके सामने खड़ा था, बिना सिर के। इलाका सुरक्षित है, खाली करें, एक शांत आवाज ने कहा। सिपाही ने ऊपर देखा तो उसे काले बालों वाला और नीले रंग का लंबा चोगा पहने एक आदमी दिखाई दिया। उसके हाथों में 2 तलवारें चमक रही थीं और उसके पीछे रखे बक्से पर 1 दर्जन और तलवारें तैरते हुए पहरेदारों की तरह मंडरा रही थीं। जैसे ही सैनिक की नजर उस आकृति पर पड़ी, उसकी सांस अटक गई और आंखों में आंसू भर आए। तो वे सचमुच मौजूद हैं, उसने सोचा। उसका दिल उसके चारों ओर फैली अफरा तफरी से भी ज्यादा जोर से धड़क रहा था। वह बचपन से ही फुसफुसाती कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था, उन नायकों की कहानियां जो राक्षसों को सूरज की रोशनी में परछाई की तरह चीर सकते थे, जो इशारे से तूफान को वश में कर सकते थे और पलक झपकते ही दर्जनों रूपों में बदल सकते थे। लेकिन उसने कभी उन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। भला कैसे कर सकता था? कोई भी इंसान प्रकृति को अपने वश में नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य इतनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन अब उस नरसंहार के बीच खड़ा था उनमें से एक हीरो। उसने फुसफुसाते हुए कहा। तलवारबाज ने कहा, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जी हाँ, महाराज हीरो, सैनिक चिल्लाया, बच्चों को गोद में उठाया और जहाज की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह यान आकाश में उठा, हीरो ने थोड़ी उदासी के साथ उसे देखा। कम से कम कुछ तो बच गए, उसने बुदबुदाते हुए कहा। फिर क्षितिज की ओर मुड़ते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया, वही दिशा जहां से पहला भयानक सपना आया था। धरती कांप उठी। सैकड़ों राक्षसों का एक झुंड मौत की लहर की तरह उसकी ओर गरजता हुआ बढ़ा। क्या इन सब का अंत नहीं होना चाहिए था? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने धीरे से सांस छोड़ी, फिर 2 उंगलियां आसमान की ओर उठाईं। जवाब में उसकी पीठ पर बंद डिब्बा शक्ति की एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। दर्जनों नहीं, सैकड़ों तलवारें फूट पड़ी, मानो तलवारों का तूफान आसमान में फैल गया हो। 100 तलवारों की संरचना, सेंट्रो स्ट्राइक। हवा ऊर्जा से जगमगा उठी। हर तलवार चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमक रही थी, शक्ति से गूंज रही थी। फिर मानो किसी दैवीय आदेश का पालन करते हुए वे एक साथ आगे बढ़ी, हवा में तेजी से दौड़ती हुई, आकाश को चीरती हुई और नीचे मौजूद भीड़ पर न्याय की तरह उतरी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अन्यत्र धरती फट गई, इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। यह एक भयानक प्रलय जैसा दृश्य था। फिर भी इस विनाश के बीच एक इमारत अभी भी खड़ी थी, एक विशाल गोदाम जो 400 मीटर से अधिक लंबे मलबे से घिरा हुआ था। अंदर कपड़े में लिपटे एक बच्चे को लिए 2 लोग दाखिल हुए। पुरुष ने काले खून से सने चांदी के कवच पहन रखे थे और उसके छोटे सफेद बाल थे। महिला, जो सुरुचिपूर्ण होने के साथ साथ युद्ध से थकी हुई भी थी, उसके लंबे काले बाल थे। पास आते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति ने शांत लेकिन थकी हुई आवाज में कहा, ट्रॉय कैसा रहा? ट्रॉय की मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्होंने जवाब दिया, युद्ध अभी भी जारी है। वह अभी तक हारा नहीं है और हालात बदतर होते जा रहे हैं। बूढ़े आदमी ने आह भरी और गंभीर भाव से सिर हिलाया। तो जैसा हमें डर था वैसा ही हुआ, लेकिन ये क्षेत्र सुरक्षित है, ट्रॉय ने आगे कहा। फिलहाल के लिए। महिला ने बच्ची को धीरे से नीचे लिटाया और फिर उसके पास गई। उसका नाम शाइला था और उसकी आंखों में खामोश दर्द झलक रहा था। शाइला, क्या तुम तैयार हो? ट्रॉय ने पूछा। वह हिचकिचाई। ट्रॉय, क्या मैं उन्हें आखिरी बार नहीं देख सकती? नहीं, उसने नरमी से लेकिन दृढ़ता से कहा। जितना ज्यादा तुम उन्हें देखोगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। चलो इसे खत्म करते हैं, फिर हम लौटेंगे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वे बाहर निकलने की ओर मुड़े, एक छोटी सी आकृति ने दरवाजे को रोक दिया, एक 7 साल का लड़का जिसके बाल काले और सफेद थे। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। तुम फिर से जा रहे हो, है ना? उसने पूछा। शैला ने नजरें फेर ली, उसका दिल टूट गया था। ट्रॉय घुटनों के बल बैठ गया और लड़के के बालों को सहलाते हुए बोला, हान, तुम बड़े हो गए हो, है ना?
बिल्कुल, बच्चे ने सीना फुलाते हुए कहा। तो फिर वैसा ही बर्ताव करो, ट्रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। दुनिया को बचाने की जरूरत है। हम ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई बहनों के लिए और बाकी सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन लॉरा, शिन और रिन, उन्हें भी तुम्हारी जरूरत है। हान ने विरोध किया। इसीलिए हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, शैला ने धीरे से कहा और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसने उसके गाल को हल्के से चुटकी ली, एक ऐसा भाव जो उसे छुपकर बहुत अच्छा लगता था, और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। हम उन्हें और इस शहर को आपके हवाले कर रहे हैं। हान का चेहरा गंभीर हो गया, मानो कोई लड़का दुनिया का बोझ उठाने के लिए तैयार हो। ठीक है, माँ, उसने दृढ़ स्वर में कहा, मानो उसने काम शुरू होने से पहले ही अपना इनाम हासिल कर लिया हो। उस महिला ने धीरे से अपने गले से हार उतारा, एक काला ताबीज जो चांदी के टीक के आकार का था और सर्पिल जंजीरों से लिपटा हुआ था, और उसे हान के गले में बांध दिया। ये हमारे खानदानी धरोहर है, उसने धीरे से कहा। मेरे लौटने तक इसे संभाल कर रखना। इन विदाई के शब्दों के साथ उसने और बाकी लोगों ने उस लड़के और गोदाम में जमा हुए सैकड़ों लोगों को अलविदा कहा। फिर पीछे मुड़े बिना वे रात के अंधेरे में गायब हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कई वर्षों बाद या एक मुक्का हवा में लहराया, सीधे प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर निशाना साधा। लेकिन एक झटके में मुड़कर लक्ष्य बच गया। हमलावर जरा भी नहीं हिचका, उसने फिर से वार किया। इस बार प्रतिद्वंद्वी हवा में उछला और उसका पैर चाबुक की तरह तेजी से निकला। उस व्यक्ति ने हल्के चमकते हाथ से लात को रोका, लेकिन टकराने से ठीक पहले पैर पहले दाईं ओर, फिर सांप की तरह बाईं ओर मुड़ा, उसके बचाव को भेदते हुए सीधे उसकी कनपटी पर जा लगा। आदमी चीख उठा जब उसका चेहरा संगमरमर के फर्श पर जा टकराया। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जिसके लिए तालियां बज रही थी, वह आखिरकार मुड़ा। वह बेहद आकर्षक था, सफेद और काले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, और माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने अपने जैसे काले कपड़े पहने हुए अन्य प्रशिक्षुओं को हल्के से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आप सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, युवा स्वामी, जिसे उसने अभी अभी पराजित किया था, उसने चौड़ी मुस्कान के साथ खड़े होते हुए कहा। जागृत न होने के बावजूद तुमने मुझे हरा दिया, जबकि मेरे पास डी रैंक का शक्तिशाली कौशल है। हान की आंख थोड़ी फड़क उठी। ये तो रॉन ही था, हमेशा अपने डी रैंक कौशल के बारे में ऐसे डींगे मारता रहता था, मानो ये उसे अजेय बना देता हो, भले ही उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने हराया हो जो अभी तक जागृत नहीं हुआ हो। इससे पहले कि रॉन और अधिक शेखी बघार पाता, एक बुजुर्ग की आवाज बीच में ही आ गई। रॉन, बाकियों को प्रशिक्षण दो। हान, आओ चलो चाय पीते हैं। हान ने आदरपूर्वक सिर हिलाया और उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारी प्रगति वाकई अद्भुत है, हान, बड़े ने आमने सामने बैठे हुए कहा। 15 में से 9 जंगल कलाओं में महारत हासिल करना वाकई कमाल है। हान ने अपनी चाय की चुस्की ली। यह इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ऐसा ही था, जंगल कला एक ऐसी मार्शल आर्ट थी जिसे सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती थी। फिर भी हान ने कुछ ही वर्षों में इसके 9 रूपों में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि स्वयं जागृत नहीं हुआ था, लेकिन उस बुजुर्ग ने एक बार केवल जंगल कला का उपयोग करके बी रैंक के नायकों का सामना किया था और जीवित बच गया था। जैसे ही हान की नजर उसकी हथेली में मौजूद हार पर पड़ी, कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हें उनकी याद आती है ना? बूढ़े आदमी ने नरमी से पूछा। हान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। 11 साल बीत गए और वे वापस नहीं लौटे। क्या वे सचमुच? ऐसा मत कहो, बुजुर्ग ने बीच में ही टोकते हुए दृढ़ स्वर में कहा। वे लौट आएंगे, और जब वे लौटें तो मैं चाहता हूं कि तुम उनकी इच्छा पूरी कर चुके होगे। हान ने सिर हिलाया। कल का दिन है। हाँ, सेरेन्या के इस छोटे से शहर में, बुजुर्ग ने उस शांतिपूर्ण स्थान का नाम लेते हुए कहा, आप ही हमारी एकमात्र आशा हैं। यदि आप एक शक्तिशाली कौशल को जागृत कर लेते हैं, तो हम अंततः उठ खड़े हो सकते हैं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, हान ने वादा किया। चाय खत्म करके वह उठा और बाहर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब वह सेरेन्या की शांत सड़कों से गुजर रहा था, तो लोग मुस्कुरा रहे थे और हाथ हिला रहे थे। युवक स्वामी, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक पुकारा। हान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर जवाब दिया। शहर में संसाधनों की कमी और इस तथ्य के बावजूद कि यहाँ के अधिकांश जागृत लोगों को केवल या डी श्रेणी के कौशल प्राप्त थे, ये स्थान उसका घर था। कुछ ही लोग जो अधिक शक्तिशाली शक्तियां जागृत कर पाते थे, उन्हें बड़े हीरो गिल्ड तुरंत अपने साथ ले जाते थे। सेरेन्या का कोई रक्षक नहीं था, कोई हीरो नहीं था। मैं इसे बदल दूंगा, हान ने दृढ़ निश्चय से सोचा। मैं इस शहर को जिस शक्ति की आवश्यकता है, वह बनूंगा। अपने साधारण से महल के पास पहुंचकर वह रुक गया। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सन्नाटा, बहुत सन्नाटा। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और झुक गया। छत से एक विशाल कटोरा नीचे गिरा, बाल बाल उसे लगा। वह समय रहते एक तरफ झुक गया ताकि उसके सिर पर आ रहे धातु के बल्ले से बच सके, फिर उसने अपराधी को बांह से पकड़ लिया। एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है और जिसकी आंखों में शरारत भरी चमक है। लौरा, हान ने झुंझलाते हुए कहा, क्या तुम इन बचकानी हरकतों से बाहर नहीं निकल पाए हो? उसने मुंह फुलाते हुए कहा, यह कोई शरारत नहीं है, ये प्रशिक्षण है। हान ने आह भरते हुए सिर हिलाया। रिन, शिन, बाहर आओ। मेज के पीछे से 2 मुस्कुराते हुए चेहरे उभर आए, एक बर्फ जैसे सफेद बालों वाली लड़की और एक काले बालों वाला लड़का। वापस स्वागत है, बड़े भाई, उन्होंने एक साथ कहा। मैं धन्यवाद कहता, लेकिन आपने मुझे लगभग फिर से उबाल ही दिया था। हान ने बुदबुदाते हुए उस उबलते हुए कटोरे की ओर इशारा किया जिससे वह बच निकला था। उसे भूल जाओ, शिन मुस्कुराया। प्रशिक्षण कैसा रहा? हान ने उसकी ओर देखा, गंभीर बने रहने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनके मुस्कुराते चेहरों ने उसकी झुंझलाहट को पिघला दिया। यह अच्छा रहा, मैंने 9वीं कला में महारत हासिल कर ली है।
वाह, उन्होंने खुशी से चिल्लाया। बड़े भाई, क्या आप मुझे सिखाएंगे? शिन ने उत्साह से पूछा। मार्शल आर्ट बहुत थकाने वाला होता है, हान ने जवाब दिया। यहाँ तक पहुँचने में मुझे सालों लग गए। मार्शल आर्ट्स उबाऊ हैं, रिन ने कहा। असली ताकत तो किसी असाधारण कौशल को जागृत करने और हीरो बनने में है। हमेशा की तरह रिन और शिन आपस में झगड़ने लगे। लॉरा ने हान की ओर मुड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम कल जा रहे हो ना? हान ने सिर हिलाया। मेरा जागृति का दिन। मुझे विश्वास है कि तुम इस रैंक कौशल को जागृत करोगे और हम सबकी रक्षा करोगे, उसने गर्व से कहा। लेकिन रक्षा करना शब्द ने हान के चेहरे के भावों में कुछ बदलाव ला दिया। उसकी आंखें काली पड़ गईं। वह खड़ा हुआ। तुम कहाँ जा रही हो? लॉरा ने नरमी से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो फिर से उसी अकेली प्रयोगशाला में लौटना होगा, उसने धीमी आवाज में कहा। हान ने सिर हिलाया। काफी समय हो गया जब मैंने आखिरी बार उससे मुलाकात की थी। लॉरा की भौहें तन गईं। तुम तो कल ही उससे मिलने गई थी, उसने सोचा, लेकिन वह पहले ही वहां से जा रहा था। उन्होंने कहा, मैं वापस आऊंगा। अंडरस्को। एक धुंधली रोशनी वाली अव्यवस्थित प्रयोगशाला में जले हुए सर्किटों और गिरी हुई कॉफी की गंध हवा में फैली हुई थी। स्क्रीन डेटा चमकते सूत्रों और अनगिनत त्रुटि संदेशों से जगमगा रही थी। इस अफरा तफरी के बीच एक मोटे ताजे आदमी ने दागदार लैब कोट पहन रखा था, जो अपनी डेस्क पर झुका हुआ था और जोर जोर से मसालेदार चिप्स का पैकेट चबा रहा था। जैसे ही वह तेजी से टाइप कर रहा था, चिप्स के टुकड़े कीबोर्ड पर बिखर रहे थे। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चौड़ी हो गई थीं। मुझे इसे हल करना ही होगा, उसने मुंह भरकर बुदबुदाते हुए कहा और मेज पर तेल फैला दिया। अगर मैं प्रभाव के समय ही फॉर्मूला बदल दूं, तो शायद मैं इसका मुकाबला कर सकूं। कोई सोच सकता है कि वह किसी विनाशकारी वायरस या महामारी का समाधान कर रहा था, जिससे मानवता को विलुप्ति से बचाया जा सके। लेकिन नहीं, उसके मॉनिटर पर चांदी के कवच में सजे एक योद्धा की धुंधली छवि चमक रही थी, जिसे एक विशालकाय काले अजगर द्वारा 20वीं बार टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था। केओ, आप हार गए, गेम ने घोषणा की। नहीं, मैं बस बाल बाल बचा, उसने आसमान की ओर मुट्ठियां हिलाते हुए चिल्लाया। पीछे से एक शांत, भावहीन आवाज आई। आप किसके करीब थे? वह आदमी घबरा कर घूम गया, उसके वजन से कुर्सी चरमरा उठी। वहां कंधे तक लंबे सफेद और काले बालों वाला एक आकर्षक युवक खड़ा था, जिसका चेहरा भावहीन और निगाहें ठंडी थीं। ओह, युवा स्वामी हान, वैज्ञानिक घबराकर हंसा। अपना खेल रोककर उसने अपने ऊपर से गिरे टुकड़ों को झाड़ा। आज आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मॉनिटर की रोशनी हान के भावहीन चेहरे पर एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। वह कैसी है? हान ने धीमी आवाज में पूछा। उस आदमी की मुस्कान गायब हो गई। उसकी निगाहें प्रयोगशाला के दूसरे छोर पर स्थित सीलबंद कक्ष पर टिक गईं। कुछ पल सन्नाटा छा गया। उसकी हालत बिगड़ रही है, वैज्ञानिक ने आश्चर्यजनक गंभीरता से उठते हुए कहा। वह हान को केबलों और मशीनों के उलझे हुए जाल से होते हुए पीछे एक गुप्त कमरे में ले गया। अंदर एक लंबा कांच का कैप्सूल था, जो चमकीले नीले तरल से भरा हुआ था। उसके अंदर लगभग 30 वर्ष की एक सुंदर महिला तैर रही थी। उसका शरीर शांति से तैर रहा था, फिर भी उसकी त्वचा पीली थी और बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर तनाव के भाव थे। नलियों के जरिए उसके शरीर में एक चमकता हुआ पदार्थ पंप किया जा रहा था। हान ने गिलास पर हाथ रखा। कितनी देर? उसने बिना नजर हटाए पूछा। 1 साल, शायद। फ्रॉस्टवाटर केवल परिवर्तन की गति को धीमा करता है। हम इसे उलट नहीं सकते। अभी नहीं। हान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये सब मेरी गलती है। योजक चिन्ह। पिछली यादें 11 साल पहले। 8 साल का छोटा हान एक संकरी गली में कांपता हुआ खड़ा था। उसके छोटे हाथ कांप रहे थे जब वह अपने सामने खड़े उस राक्षस को घूर रहा था। विशालकाय, खून जैसे लाल रंग का और चमकदार शल्कों से ढका हुआ, उस दैत्य की लंबी पूंछ हर वार से इमारतों से टकराती थी, जिससे हर झटके में गड्ढे बन जाते थे। यह एक राक्षस है, हान ने भयभीत होकर फुसफुसाया। वह पहरेदारों से बचकर अंदर घुस आया था, ये देखने के लिए बेताब था कि असली राक्षस कैसे दिखते हैं। उसने जो देखा वह एक भयानक सपने का साक्षात रूप था। जैसे ही उस राक्षस ने हमला करने के लिए अपनी पूंछ उठाई, उसकी आंखें पीली चमक उठी। हान हिल नहीं सका, उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। चलो, उसके मन में चीख उठी, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। जैसे ही पूंछ नीचे उतरने लगी, हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा। बाहों ने उसे जकड़ लिया। वह हवा में उड़ने लगा। रुको, क्या मैं उड़ रहा हूँ? उसने सोचा। ऊपर देखते हुए उसने उसे देखा। काले बाल लहरा रहे थे, आंखें तेज थी और उसके कोट पर चमेली की हल्की खुशबू थी। चाची, उसने हौंकते हुए कहा। कुछ मत बोलो, उसने कहा, उसके पीछे से आ रही भयानक दहाड़ के बावजूद उसकी आवाज शांत थी। वह इतनी तेजी से भागी जितनी तेजी से उसने पहले कभी नहीं भागा था। लेकिन वह प्राणी उसके करीब आ रहा था। तब वे एक गतिरोध पर पहुंच गए। उसने उसे धीरे से नीचे बिठा दिया। यहीं रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा। उसकी तलवार म्यान से बाहर निकली, जिसकी धार घुमावदार सफेद ऊर्जा से जगमगा रही थी। धमाका, वह राक्षस उनके पीछे धड़ाम से गिरा। उसकी मुस्कान में नुकीले दांतों की कतारें दिखाई दे रही थीं। तुम वीर मानव, मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने गुर्राते हुए कहा। ये बोलता था, बस यही इस बात का सबूत था कि यह कम से कम ए रैंक का राक्षस था। वह केवल बी रैंक की थी। उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी उसने हमला बोल दिया। चिंगारियां फूट पड़ीं, टक्कर से आसपास की खिड़कियां टूट गईं। एक पल के लिए हान को लगा कि वह जीत रही है, लेकिन तभी उसका शरीर हवा में उछला और उसके बगल वाली दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। चाची, वह चीख उठा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह खड़ी थी, उसके मुंह से खून टपक रहा था।
मैं तुम्हें, मेरे छोटे भाई को, नहीं मारने दूंगी, उसने गुस्से भरी आंखों से कहा और फिर एक घुटने पर गिर पड़ी। राक्षस प्रकट हुआ, उसका शरीर घावों से भरा था, लेकिन जानलेवा नहीं। तुम इंसान, बड़े जिद्दी हो, उसने अपना पंजा उठाते हुए कहा। उसने हान की ओर रुख किया। हान, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आंटी, हान ने फुसफुसाते हुए कहा, अपराधबोध उसे खाए जा रहा था। उसने उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया था। वह जिज्ञासावश यहाँ आया था, अब उसकी वजह से वह मर रही थी। मुझे माफ करना, उसने अपनी जैकेट से कुछ निकालते हुए कहा, एक सिरिंज जिसमें गहरा, घुमावदार तरल पदार्थ भरा हुआ था, जिसमें अजीब सी हरी रोशनी की झलक थी। तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सुरक्षित रहना, नन्हे बच्चे। उसने उसे अपनी गर्दन में घुसा दिया। उसका शरीर कांप उठा, नसें काली पड़ गईं, शापित ऊर्जा से उसका चेहरा काला पड़ गया। फिर भी उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक चमक रही थीं। अगर मैं मर रही हूं, तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी, उसने राक्षस की ओर मुंह करके कहा। वह एक भयानक चीख के साथ आगे बढ़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वर्तमान में वापस। हान दृढ़ निगाहों से कक्ष के सामने खड़ा था। मैंने आपसे वादा किया था, चाची। मैं आपको बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पीछे खड़े वैज्ञानिक ने आह भरी। आपको इस तरह के वादे नहीं करने चाहिए। कोशिश करने के लिए भी आपको कम से कम में रैंक कौशल को जागृत करना होगा और एक शीर्ष स्तरीय गिल्ड में शामिल होना होगा। हान ने पलकें नहीं झपकाईं। मैं इस रैंक कौशल को जागृत करूंगा, अगर मेरी जिम्मेदारी निभाने के लिए यही करना पड़े। कक्ष की बत्तियां हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं। हान मुड़ा, उसकी आवाज ठंडी और अटल थी। मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे आकाश को ही क्यों न जलाना पड़े। कहीं दूर एक भूली हुई प्राचीन वस्तु मंद मंद स्पंदित हो रही थी, और अंधेरे में सफेद आंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे खुली। जहाज मिल गया है, करने के लिए जारी। अध्याय 2, जागरण दिवस। अध्याय 2। क्षितिज से सूरज धीरे धीरे उग रहा था, उसकी किरणें एक छोटे लेकिन साफ सुथरे कमरे के पर्दों को भेद रही थीं। एक पलंग पर एक युवक जागता हुआ लेटा था, ऊपर छत को निश्चिंत निगाहों से घूर रहा था। उसका चेहरा शांत, यहाँ तक कि सौम्य भी था, लेकिन भीतर ही भीतर चिंता का तूफान उमड़ रहा था। आज का दिन ही वह दिन था। उत्तरी महाद्वीप में जागृति की निर्धारित तिथि। प्रत्येक महाद्वीप का अपना अनूठा कार्यक्रम था, और आज अनगिनत आशावानों पर भाग्य का साया पड़ने वाला था। हान ट्रिस्टन पूरी रात सो नहीं पाया था। डर से नहीं, बल्कि बोझ से। वह सेरेनिया की आखिरी उम्मीद था। वह बिस्तर से उठा, हाथ मुंह धोया और तेजी से अपनी सुबह की दिनचर्या में जुट गया। अपने भाई बहनों के लिए नाश्ता बनाते समय अंडों और टोस्ट की खुशबू हवा में घुल गई। लेकिन जब उसने उन्हें आवाज दी, तो जवाब में जो खामोशी छाई, वह अजीब थी। न कोई आहट, न नींद में कोई जवाब, बिल्कुल सन्नाटा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी गहरे नीले रंग की लंबी स्वेटर जैकेट पहनी, जिप बंद की और बाहर निकल गया। सेरेनिया की सड़कें असामान्य रूप से सुनसान थीं, बेहद सुनसान। सब कहाँ हैं? फिर शहर से बाहर निकलने से ठीक पहले उसने उन सभी को देखा। पूरा शहर इकट्ठा हो गया था। जयकारे गूंज उठे, झंडे लहराए गए, बूढ़े लोगों की आंखों में आंसू चमक रहे थे, बच्चों ने बैनर पकड़े हुए थे। एक महिला चुपचाप अपने शॉल में सिर रखकर रो रही थी। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, युवा स्वामी। और भी मजबूत होकर वापस आओ। एक हीरो को वापस लाओ। बड़े भाई, भीड़ में से एक छोटी सी आवाज आई। शिन की छोटी बहन, खुशी से अपनी बाहें ऊपर उठाए हुए। सबसे महान नायक बनकर वापस आओ। हान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और हाथ हिलाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, तभी एक शानदार कार आकर रुकी। वह उसमें बैठ गया, और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उसकी नजरें अपने लोगों पर टिकी रहीं। मैं इस शहर को बदल दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 घंटे बाद मध्य शहर के बाहरी इलाके। निम्न श्रेणी के सेरेनिया से उच्च श्रेणी के सेंट्रल सिटी तक की यात्रा दूरी के हिसाब से लंबी नहीं थी, लेकिन प्रतिष्ठा के मामले में दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। जैसे ही वे भव्य द्वारों के पास पहुंचे, अचानक एक रुकावट ने उनका रास्ता रोक दिया। यातायात। एक पोर्टल प्रकट हो गया था। रंग में हरा, हरे रंग के पोर्टल खतरनाक थे, जिन्हें बंद करने के लिए सी क्लास या बी क्लास नायकों की आवश्यकता थी। यदि इन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाता, तो ये दरारें दुनिया में अराजकता, राक्षसों और विनाश को फैला देती। भीड़ में घबराहट भरी फुसफुसाहट के बीच अचानक सन्नाटा छा गया। आसमान से एक आकृति नीचे उतरी, सूरज की रोशनी में उसके चांदी जैसे बाल चमक रहे थे। उसकी पीठ के पीछे चमकदार पंखों की एक जोड़ी मुड़ी हुई थी, जो बाद में उसके शरीर में समा गई। सिल्वर विंग, किसी ने विस्मय से फुसफुसाया। सिल्वर विंग, प्रतिष्ठित सिल्वर गिल्ड के गिल्ड मास्टर, क्लास ए हीरो, रैंक 6। उनकी उपस्थिति मात्र से ही अधिकार का भाव प्रकट होता था। द्वार पर तैनात रक्षकों ने सिर झुकाकर सम्मान व्यक्त किया। क्या आप इसे स्पष्ट करना चाहेंगे, महोदय? उसने एक बार सिर हिलाया। कोई शब्द नहीं, बस हाव भाव। बिना किसी तामझाम या देरी के वह पोर्टल में दाखिल हुआ और कुछ ही क्षणों बाद बाहर निकल आया। हरी बत्ती टिमटिमाई और गायब हो गई। पोर्टल बंद हो गया। कोई गर्जना नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस मौन रहो और सम्मान रखो। किसी के आभार व्यक्त करने से पहले ही वह एक बार फिर उड़ गया और टूटते तारे की तरह आकाश में गायब हो गया। हान की उंगलियां हल्की सी भींच गईं। मुझे इसी तरह की शक्ति चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जागृति कक्ष में अवेकनिंग हॉल बहुत विशाल था, लगभग शहर के आकार का। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। जीवन के हर क्षेत्र से आए लोग कतार में खड़े थे, घबराए हुए अंदाज में बातें कर रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। सूट पहने गिल्ड एजेंट भीड़ का जायजा ले रहे थे और अभी अभी जागृत हुए लोगों के करीब पहुंच रहे थे। सी रैंक और बी रैंक कौशल वाले लोगों को तुरंत भर्ती कर लिया जाता था। ए रैंक, उन्हें किसी दैवीय खजाने की तरह माना जाता था। डी रैंक, अगर शक्तिशाली हो तो उस पर विचार किया जाता था।
ई रैंक देखने लायक भी नहीं। हान प्रतीक्षा कक्ष में चुपचाप बैठा अपनी कॉमिक बुक मेटल बर्स्टमैन के पन्ने पलट रहा था। उसके बगल में पीले बालों वाला एक नुकीला युवक बार बार उसकी ओर झुक रहा था। मुझे इसे उधार दे दो यार। नहीं, छी, युवक ने गुस्से से कहा और चला गया। खड़े हो जाओ, मुझे वह सीट चाहिए, एक हटे कटे किशोर ने बेलगाम घमंड के साथ कहा, जो हाल ही में जागृत हुआ डी रैंक कौशल उपयोग करता था। हान ने ऊपर देखा तक नहीं। उसकी निगाहें कॉमिक पर टिकी रहीं। लड़के की भौहें झुंझलाहट से तन गईं। क्या तुम बहरे हो या सिर्फ गूंगे? मैंने कहा, हट जाओ, बदमाश। फिर भी कोई जवाब नहीं। बस एक और पन्ना पलटने की हल्की सी आवाज। कमरे में कानाफूसी फैल गई। आग के दस्ताने पहनने वाला व्यक्ति अपनी नई शक्तियों का प्रदर्शन करने में माहिर था। वह पहले ही कुछ प्रतीक्षारत लोगों को धमकाकर उनकी सीटें खाली करवा चुका था। अब उसे लगा कि हान उसका आसान निशाना होगा। तुम्हें इसका पछतावा होगा, लड़के ने गुस्से से कहा और अपनी मुट्ठी पीछे खींच ली। फिर उसने झटके से हान के सिर पर सीधा एक घूंसा मारा। पलक झपकते ही हान ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और बड़ी आसानी से वार से बच गया। एक और मुक्का आया। फिर से वह थोड़ा पीछे झुका, उसकी नजरें अभी भी कॉमिक पर टिकी थी और वह ऐसे बच गया जैसे हवा से कोई डाल हिल रही हो। वहां मौजूद लोगों में ठहाके लग गए। वाह, वो बिना कोशिश किए ही उस आदमी के चारों ओर नाच रहा है। अपमानित होकर उस गुस्सैल किशोर ने दांत पीस लिए। उसके दस्तानों से आग की लपटें निकलने लगीं। तुम छोटे से, उसने अपनी शक्ति फ्लेम फिस्ट को सक्रिय किया, जिससे उसकी मुट्ठियां चटकती हुई आग की लपटों में जलने लगीं। हान ने आह भरते हुए अपनी कॉमिक बंद की और शांत भाव से खड़ा हो गया। उसने पिछले पन्ने से धूल झाड़ी और भावहीन किशोर की ओर देखा। मेरी किताब मत जलाओ, मेरे पास इसकी सिर्फ एक ही प्रति है। फिर उसने लड़ने की एक अजीब मुद्रा अपनाई। पहला जंगल आर्ट, वुल्फ क्लच। पलक झपकते ही हान ने हमलावर की कलाई पकड़ी, उसे मरोड़ा, उसके पैरों को झटका दिया और उसे हड्डियां कंपा देने वाली ताकत से जमीन पर पटक दिया। वह आदमी हौंफने लगा और बेहोश हो गया। सन्नाटा छा गया। एक धीमी सी फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। वह अभी तक जागा नहीं है। ये तो पागलपन था। उसने एक जागृत करने वाले को मार गिराया। हॉल के एक कोने में सिल्वर विंग बाहें मोड़े हुए देख रहा था। दिलचस्प, उसने बुदबुदाया। हान अपनी सीट पर वापस लौटा, शांति से अपनी कॉमिक उठाई और ऐसे पढ़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हॉल के दूसरी तरफ से पीले बालों वाला एक लड़का कॉमिक बुक पकड़े हुए हैन को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। उसके हाथों में मेटल बर्स्टमैन की एक प्रति थी। रुको, मैंने उससे कॉमिक चुराई थी। क्या उसके पास इसकी दूसरी कॉपी थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ क्षण बाद वहां हंगामा मच गया। एक युवक ने बी रैंक की स्किल हाइपर जंप को हासिल कर लिया था। गिल्ड के एजेंट सोने के पंखों वाले गिद्धों की तरह टूट पड़े और उसे अनुबंध देने लगे। उसका नाम ऑगन टैंक है। आज सबसे पहले उसी ने बी रैंक का कौशल हासिल किया। उसमें बहुत क्षमता है, लेकिन इसके बावजूद जब अगले युवा के कौशल ने स्क्रीन को रोशन किया तो भीड़ में और भी अधिक उत्साह की लहर दौड़ गई। कौशल स्तर ए, कौशल, प्रेत प्रतिध्वनि, हैरानी भरी आवाजें, तालियां, कैमरों की फ्लैश चमकी। हॉल में सन्नाटा छा गया। गिल्ड के स्काउट अपनी सीटों से उछल पड़े और लड़के तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। क्रिम्सन गिल्ड के भर्तीकर्ताओं में से एक जल्दबाजी में कुर्सी से टकराकर गिर पड़ा। उस पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन तमाम ध्यान के बीच अंत में एक नाम पुकारा गया। अगला, हान ट्रिस्टन। कमरे का तापमान अचानक कम होने लगा। सबकी निगाहें इधर उधर घूमने लगीं। उत्साह धीरे धीरे प्रत्याशा में बदल गया। हान ने धीरे से अपनी कॉमिक बंद की, खड़ा हुआ और ऐसे सलीके से परीक्षण कक्ष की ओर चल पड़ा जैसे कोई आराम से टहलने जा रहा हो। अंदर कक्ष हल्की नीली रोशनी से जगमगा रहा था। बीच में एक विशालकाय मशीन खड़ी थी, जो शांत शक्ति के साथ गुनगुना रही थी। केंद्र में एक स्कैनर था, चमकदार ओब्सीडियन पर उकेरा गया एक चमकता हुआ हस्तचिन्ह। हान आगे बढ़ा, हल्की सी सांस छोड़ी। बस यही है, उसने सोचा, फिर अपना हाथ सांचे में डाल दिया। बाहर सिल्वर विंग अवलोकन खिड़की के करीब झुक गई। उसने अपनी बाहें क्रॉस कर रखी थीं। मुझे उम्मीद है कि तुम किसी शक्तिशाली शक्ति को जागृत करोगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जो बिना किसी कौशल के भी जागृत करने वाले को हरा सकता है। वह महज भाग्यशाली नहीं है। अखाड़े के चारों ओर जो लोग पहले हान को लड़ते हुए देख चुके थे, वे अपनी सांसें थामे हुए थे। उसे कम से कम बी रैंक को जगाना होगा। शायद ए रैंक का हो। क्या वो एस रैंक का भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं, एस रैंक तो बस किंवदंती है। कमरे के अंदर मशीन में कंपन शुरू हो गया। हान पर ऊर्जा की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे एक साथ बर्फ और आग का मिलन हो, जैसे उसकी आत्मा की जांच पड़ताल, माप जोख और तौल की जा रही हो। मॉनिटर पर टेक्स्ट की लाइनें तेजी से स्क्रॉल हो रही थी, इतनी तेजी से बदल रही थी कि उन्हें पढ़ना मुश्किल था। फिर शांति, कुछ ही पंक्तियां शेष रह गईं। हान ट्रिस्टन, कौशल स्तर ए, कौशल, पुस्तक निर्माण। वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। करने के लिए जारी। अध्याय 3, मैं एक नायक हूं। अध्याय 3, कैसे, क्यों, नहीं, यह जरूर गलत है। हान ट्रिस्टन के मन में यह विचार बार बार घूम रहा था जब वह अवेकनिंग टर्मिनल की चमकती स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी सांस अटक गई, उसका दिल सुन्न हो गया। उसके चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई, पहले हैरानी की, फिर अविश्वास की, फिर उपहास की। रुको, ई रैंक, किसी ने बुदबुदाया, मानो ये शब्द ही शापित हों। कौन सी किताब? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये युद्ध में इस्तेमाल करने लायक भी है? शायद वह उड़ने वाली किताबें बुलाता है। एक और आवाज खिलखिलाकर हंसी में बदल गई। कुछ लोग दया भाव से सिर हिलाते हुए मुंह फेर लेते हैं। वहीं कुछ अन्य लोग विजय की मुस्कान लिए इस बात से प्रसन्न थे कि तथाकथित युवा प्रतिभावान तो बस एक साधारण लाइब्रेरियन निकला। लेकिन हान, वह जमसा गया, उसकी मुद्रा स्थिर थी, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। ऐसा नहीं था कि वह प्रभावित नहीं था, वह प्रभावित था।
अंदर ही अंदर उसे चीखने का मन कर रहा था, किसी चीज को घूंसे मारने का मन कर रहा था, रोने का मन कर रहा था। लेकिन बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। वह इस हालत में सेरेनिया को कैसे बचा सकता था? उसने मांसपेशियों के फटने तक अभ्यास किया था, मन के तनाव से व्याकुल होकर ध्यान लगाया था। ऐसे प्रार्थना की थी मानो उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही न हो, क्योंकि सच में उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। और अब कौशल जागृति, पुस्तक निर्माण, ई रैंक, इसका आखिर मतलब क्या है? उसने मन ही मन फुसफुसाया। युद्ध के बीच में पुस्तकालय बनाना, कृपया एक तरफ हट जाए महोदय, अगला उम्मीदवार आ रहा है। मशीन के किनारे खड़ी थकी हुई परिचारिका ने उसकी ओर मुश्किल से देखते हुए कहा। उसने उसके जैसे सैकड़ों लोगों को पहले भी देखा था। एक और सपना टूट गया, एक और आत्मा चकनाचूर हो गई। हान चुपचाप नीचे उतरा और अपने सहायक के पीछे पीछे भारी कदमों से एक बगल के कमरे में चला गया। वहां उसे एक छोटा सा धातु का बैज दिया गया, एक व्यक्तिगत उपकरण जो उसकी जागृति से जुड़ा था। उसकी हथेली में एक बार स्पंदन हुआ, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ गया। इसने उसके सार, उसकी कुशलता, उसकी श्रेष्ठता को दर्ज कर लिया। गुनगुनाहट, बैज से एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी। पंजीकृत हान ट्रिस्टन, कक्षा ई, रैंक 99,999। उसके होंठ फड़कने लगे। उसे हंसी आ रही थी। हंसी हंसी नहीं आ रही थी, बल्कि अविश्वास हो रहा था। रैंक 99,999। क्या वे कम से कम उससे झूठ नहीं बोल सकते थे? इसे 9,000 तक राउंड अप कर सकते थे। लेकिन दिल टूटने के बावजूद हान पूरी तरह से टूटा नहीं था। अभी तक तो नहीं। देखिए, कौशल का स्तर ही सब कुछ नहीं था। यहाँ तक कि बी रैंक कौशल के साथ जागृत होने वाला व्यक्ति भी उस श्रेणी में सबसे निचले स्तर से ही शुरुआत करेगा। यदि वे स्वयं को सिद्ध कर लेते हैं, खतरों को परास्त करते हैं, शहरों की सहायता करते हैं, उपलब्धियां हासिल करते हैं, तो उनका बैच स्वतः अपडेट हो जाता है, जिससे वे धीरे धीरे उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। कुछ चुनिंदा लोग तो श्रेणी पार करके या यहाँ तक कि प्रतिष्ठित एस श्रेणी तक भी पहुंच जाते हैं। इस दुनिया में आपका वर्ग और आपका सामाजिक दर्जा ही सब कुछ तय करता था, आपका मूल्य, आपका भविष्य, समाज में आपका स्थान। आपके पास भले ही बी रैंक का शक्तिशाली कौशल हो, लेकिन अगर आपका वर्ग उसके साथ विकसित नहीं हुआ, तो आप पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर ही अटके रहेंगे। जागृति मशीन, वह यंत्र जो किसी व्यक्ति की छिपी हुई क्षमता को बाहर निकालता था, आपके पद और वर्ग दोनों को निर्धारित करता था। और फिर आता था बैज, एक उन्नत तकनीकी चमत्कार। यह आपके द्वारा पार किए गए खतरे के स्तर को ट्रैक करता था और उसी के अनुसार आपके पद को स्वतः पदोन्नत करता था। यह उन अनगिनत नवाचारों में से एक था जिन्होंने शक्ति युग में पृथ्वी को नया रूप दिया था। ये सब कुछ एक ही आदमी की देन है। लॉर्ड टेक, कक्षा एस, हीरो रैंक 4, वह व्यक्ति जिसने विज्ञान और सत्ता के नियमों को ही पुनर्लिखित कर दिया। सच कहूं तो हान के लिए अब क्लास एस तक पहुंचना एक दूर के सपने जैसा लग रहा था। हकीकत की कड़वी चुभन से धुंधला पड़ा एक सपना। हान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कोरी कल्पना, बस यही था, एक सरासर कोरी कल्पना। अचानक एक आवाज ने कमरे की शांति भंग कर दी। नहीं, नहीं, कृपया, जरूर कोई गलती हुई होगी। मुझे फिर से कोशिश करने दीजिए। सबकी निगाहें उस शोरगुल की ओर मुड़ गईं। एक बूढ़ा आदमी, बदसूरत, बिखरे बालों वाला, डूबते हुए आदमी की तरह लकड़ी से चिपका हुआ, लाल और बेकाबू आंखों से गिड़गिड़ा रहा था। सहायक ने सख्ती से कहा, तुमने ई रैंक को जागृत कर दिया है। परीक्षा परिणाम स्थायी हैं, लेकिन ये हवा की हल्की फुहार क्या होती है? मैंने बस हाथ हिलाया और मेरे बाल भी मुश्किल से हिले। उस आदमी ने हथेली उठाकर दिखाया। हवा का एक हल्का सा झोंका उसके बालों को ऐसे हिला गया जैसे कोई सस्ता पंखा चल रहा हो। मेरी बेटी अस्पताल में है। अगर मैं किसी गिल्ड में शामिल नहीं हो पाई, तो मैं सर्जरी का खर्च नहीं उठा पाऊंगी। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, बस एक बार और। कमरा एकदम शांत हो गया। सब लोग देख रहे थे, लेकिन सहायक का सब्र टूट चुका था। उसने झट से उंगली चटकाई और एक तगड़ा सुरक्षा गार्ड बीच में आ गया। बिना किसी औपचारिकता के उसने उस आदमी को कॉलर से पकड़ लिया। नहीं, कृपया, वह तो सिर्फ 6 साल की है, आदमी चिल्लाया जब उसे घसीटकर बाहर निकलने के रास्ते की ओर ले जाया जा रहा था। मुझे उसे बचाने दो, कृपया, कोई मेरी मदद करो। फिर दरवाजे जोर से बंद हो गए। सन्नाटा छा गया। हान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने पहले कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था, इतना गुस्सा भी नहीं आया था, और इतना छोटा। ई रैंक के जागृत लोगों को कचरे की तरह समझा जाता था, गैर जागृत लोगों से भी बदतर, जिनके पास कम से कम शक्तिहीन होने का बहाना तो था। लेकिन ई रैंक वाले, वे तो मजाक थे, नाकामयाब, दुनिया के अभिजात वर्ग के पैरों तले धूल के समान। हान ने अपने हाथ में मौजूद बैच को देखा। वह हल्का हल्का चमक रहा था। वह उसे कुचल देना चाहता था। इसके बजाय वह वहां से चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने दूर से एक लंबे कद के व्यक्ति को उसे घूरते हुए देखा। सिल्वर विंग, वही क्लास से हीरो जिससे वह उस सुबह मिला था। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में दया थी। उसने पहले भी हान को युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते देखा था। वह जानता था कि वह मुक्केबाजी में कितना कुशल है, कितना तेज है, कितना दृढ़ निश्चयी है। लेकिन हान के हाथ में वह बैज, उसने सब कुछ मिटा दिया। हान ने मन ही मन उपहास किया। अपनी दया अपने पास रखो, मैंने कभी इसकी भीख नहीं मांगी। तभी एक और शख्स हॉल में दाखिल हुआ, सुंदर, सफेद कवच पहने हुए। सेंट्रल सिटी के एक रईस का बेटा। उसके गुजरते ही सब लोग फुसफुसाने लगे, शायद मान रहे थे कि वह कम से कम बी श्रेणी का छात्र तो होगा ही। जब वह हान के पास से गुजरा, तो उसकी तलवार कमरबंद से फिसलकर जमीन पर गिर गई। हान ने सहज ही उसे उठा लिया। जैसे ही उसका हाथ तलवार पर पड़ा, उसने उसका भार और उसकी शक्ति महसूस की। एक शक्तिशाली हथियार, जो तुम्हारा नहीं है उसे मत छुओ, उस युवक ने व्यंग्य करते हुए हान के हाथ में पकड़े बैज को हल्के से तिरस्कार भरी निगाहों से देखा।
प्रकाश में ई रैंक की चमक दमक रही थी, उनकी दुनिया में ये तुच्छता का प्रतीक था। हान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे कोई परवाह नहीं थी। वह बस मुड़ा और चला गया, उसकी चुप्पी किसी भी प्रतिक्रिया से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। उसने सेरेनिया से कुछ ही दूरी पर स्थित वेलमोरा शहर जाने के लिए एक टैक्सी ली। ड्राइवर बातें कर रहा था, लेकिन हान ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने खिड़की नीचे कर ली और टैक्सी के हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ते ही हवा उसके चेहरे पर लगने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि उसे हवा का आनंद लेना है। लेकिन सच तो ये था कि उसे बस अपना दिमाग ठंडा करना था। उसने प्रशिक्षण लिया था, प्रार्थना की थी, आशा रखी थी। किस लिए? किसी ऐसी महान शक्ति को जागृत करने के लिए जो सेरेनिया, उसके घर, उसके लोगों की रक्षा कर सके। और फिर भी जब उसका समय आया, उसे केवल पुस्तक निर्माण की शक्ति मिली। एक ऐसी कला जो किसी हथियार से ज्यादा किसी पुस्तकालयाध्यक्ष की तरकीब जैसी लगती थी। जब तक वह वेलमोरा पहुंचा, सड़कें चहल पहल से भरी हुई थीं। लेकिन हान को उनमें एक भूत जैसा महसूस हो रहा था। उसने भीड़ भरे चौक में एक बेंच ढूंढी, उस पर बैठ गया और अपना सिर नीचे झुका लिया। आदत के चलते उसकी उंगलियों में खुजली होने लगी और इससे पहले कि उसे एहसास होता, उसने अपना हाथ उठा लिया, बचपन की अपनी पसंदीदा कॉमिक मेटल बर्स्टमैन के बारे में सोचते हुए। हल्की सी चमक के साथ किताब उसकी हथेली में प्रकट हो गई। उसके होंठों से एक सूखी हंसी निकल गई। बस इतना ही है मेरे पास, उसने बुदबुदाते हुए कहा। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कोशिश की, मैंने सचमुच कोशिश की, लेकिन लगता है कि मैं आपको निराश कर दिया है। उसने गहरी सांस छोड़ी, भीतर उमड़ते तूफान के बावजूद उसका चेहरा शांत था। लेकिन शांति क्षणभंगुर थी। भागो, सब लोग भागो, वह चीख बिजली की तरह पूरे चौक में गूंज उठी। हान ने अपना सिर ऊपर उठाया। अफरा तफरी मच गई। लोग चारों दिशाओं में भागने लगे, उनके चेहरों पर दहशत साफ झलक रही थी। चीखें गूंज रही थीं, कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, और दूर से जैसे ही हान खड़ा हुआ, एक जोरदार धमाके से पूरा वातावरण गूंज उठा और उसकी निगाहें धमाके के स्रोत पर टिक गईं। उसने जो देखा वह कोई प्राणी नहीं था, वह एक भयावह सपना था जो साकार हो उठा था। यह अधिकांश पुरुषों से लंबा था, इसकी त्वचा खुरदरी, मोटी हरी थी जो शहर की रोशनी में चमक रही थी। इसकी जीभ बेहद नीचे लटकी हुई थी, लगभग इसकी जांघों तक पहुंच रही थी, और एक सांप की तरह रेंग रही थी। लेकिन असली आतंक इसके पंजों में था, लंबे, काले और मुने हुए, जैसे कसाईखाने के लिए गड़े गए ब्लेड हों। हान का पेट सिकुड़ गया। वह इस तरह के जीव को जानता था। उसने इसे पहले एक बार देखा था, और वह मुठभेड़ अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। कोई हीरो गिल्ड से संपर्क करो। भीड़ में से एक आदमी कांपती हुई आवाज में चिल्लाया। हान की नजर उस पर पड़ी, वह पीला, डरा हुआ और पूरी तरह भीगा हुआ लग रहा था। उस आदमी ने खुद को गीला कर लिया था। लेकिन हान को पहले से ही सच्चाई पता थी। वेलमोरा में कोई हीरो गिल्ड नहीं था। सेरेनिया की तरह ये शहर भी अकेला था। अगर किसी दूसरे शहर के वीर संघ ने भी अपने वीर भेजे होते तो उन्हें पहुंचने में समय लगता। तब तक मरने वालों की संख्या भयावह हो चुकी होती। यहाँ के अधिकांश लोग जागृत नहीं थे। ठीक अपने देश की तरह अधिकांश लोग ई और डी रैंक पर अटके हुए थे, आम नागरिक से बस थोड़ा ही ऊपर। वह कांस्य स्तर का खतरा था। सामान्य तौर पर उसे हराने के लिए कम से कम सी रैंक के नायकों की एक टीम की आवश्यकता होती। जैसे ही उस दरिंदे ने कर्कश दहाड़ मारी और एक दुकान को तहस नहस कर दिया, मलबा चारों ओर बिखर गया, हान की मुठ्ठियां कस गईं। चीखें गलियों में गूंज उठी और लोग चींटियों की तरह इधर उधर भागने लगे। वह कुछ करना चाहता था, वह लड़ना चाहता था, लेकिन बुक फॉर्मेशन जैसी बेकार कला से वह क्या कर सकता था? क्या इस पर किताब फेंकनी चाहिए? दांत पीसते हुए हान मुड़ा और धड़कते दिल के साथ एक संकरी गली में दौड़ पड़ा। उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। क्या भागना सही फैसला था? क्या उसे इसका पछतावा होगा? क्या वह सच में कोई बदलाव ला सकता था? उसके दिमाग में एक आवाज गूंज रही थी, अगर तुम लड़ोगे तो मर जाओगे। परंतु फिर एक धीमी सी आवाज ने उस अफरा तफरी को तोड़ दिया। तुम राक्षस हो, मेरे शहर को तबाह करना बंद करो। 6 साल से भी कम उम्र का एक छोटा लड़का खुली सड़क पर खड़ा था, उसके हाथ में एक पत्थर था। उसने पत्थर को उस जीव पर फेंका। पत्थर उस राक्षस के सिर पर एक धीमी सी आवाज के साथ लगा और बिना किसी नुकसान के उछलकर दूर जा गिरा। राक्षस धीरे धीरे मुड़ा और अपनी काली आंखों से बच्चे को घूरने लगा। लियाम, भागो, उसकी मां ने गली के दूसरे छोर से चिल्लाकर कहा। लेकिन लियाम हिल नहीं सका। वह जम गया था, डर से लकवाग्रस्त हो गया था। उसके छोटे से चेहरे से पसीना बह रहा था जब उसने उस राक्षस को देखा जो अब उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसका एक नुकीला हाथ ऊपर उठा हुआ था, वार करने के लिए तैयार। मैं मरने वाला हूँ, लड़के ने भयभीत होकर सोचा। तब एक कलंक, धुएं और धूल के बीच से एक तेज हलचल दिखाई दी। उस राक्षस का हाथ नीचे की ओर झपटा, लेकिन बहुत धीमा। लियाम जा चुका था। वह अचंभित होकर ऊपर देखने लगा। अब वह कई मीटर दूर था, किसी ऐसे व्यक्ति की बाहों में समाया हुआ था जिसने अभी अभी हवा में एक त्रुटिहीन कलाबाजी की थी। सफेद और काले बालों की लंटें हवा में लहरा रही थीं। शांत, सौम्य नीली आंखें उसकी आंखों से मिलीं। तुम ठीक हो? हान ने धीरे से पूछा। लियाम ने कांपते हुए सिर हिलाया। जी हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही है। अच्छा। हान ने लड़के को नीचे उतारा, पूरी ऊंचाई तक खड़ा हुआ और उस राक्षस का सामना करने के लिए मुड़ा, जो अब धीमी, सधी हुई चालों से उनकी ओर बढ़ रहा था। अब भागो, हान ने कहा, उसकी निगाहें अभी भी उस प्राणी पर टिकी हुई थीं। लड़के ने सिर हिलाया, लेकिन मुड़ने से पहले उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। खून। हान की पीठ पर एक गहरा घाव था जो अभी भी ताजा था और उसकी कमीज पर खून के धब्बे लगे हुए थे। लड़के को एहसास हुआ कि उसने मुझे बचा लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा और फिर तेजी से भाग गया। उसकी छोटी सी आकृति भीड़ में गायब हो गई। हान ने हल्की सी मुस्कान दी।
फिर वह उस जानवर की ओर मुड़ी। मैंने अपना फैसला कर लिया है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके सीने में डर समाया होने के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। ई रैंक हो या न हो, मैं उनकी रक्षा करूंगा। एक पल का सन्नाटा, तब उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आखिरकार मैं एक हीरो हूं। करने के लिए जारी। अध्याय 4 एक पिता का शोक। अध्याय 4 उस बच्चे को देखते ही हान की सांस गले में अटक गई। 7 साल का, कांपता हुआ, अपनी जगह पर जम गया, जबकि राक्षस की परछाई मौत की तरह उस पर मंडरा रही थी। उसके पैर पत्थर जैसे हो गए थे, डर ने उसे जमीन पर जमा दिया था। वह तो बस एक ही रैंक का योद्धा था। वह जीत नहीं सकता था। उसके सामने तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी लड़का सिसकने लगा, और हान के अंदर कुछ टूट गया। इस दुनिया को भाड़ में जाने दो, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में जलन थी। मैं किसी बच्चे को मरने नहीं दूंगा, कभी नहीं। उसका एक पैर पीछे की ओर फिसल गया, जिससे नीचे झुकते समय मिट्टी में एक हल्की सी लकीर बन गई। उसकी रीढ़ की हड्डी स्प्रिंग की तरह मुड़ गई, हाथ बगल में जकड़े हुए थे, मांसपेशियां फड़क रही थीं। ग्रेटर दैन चौथी जंगल कला, चीता की चाल। एक कलंक। वह बेतहाशा तेजी से सड़क पार कर गया। हवा उसके कानों से चीखती हुई गुजर रही थी और उसकी सारी ऊर्जा एक टूटे हुए बांध की तरह खत्म हो रही थी। वह बच्चे के पास ठीक समय पर पहुंचा, दौड़ते दौड़ते उसे गोद में उठा लिया और कलाबाजी खाते हुए घूम गया। बड़ी कुशलता से हान कुछ मीटर दूर गिरा, घुटने मुड़े हुए थे, शरीर जमीन पर गिरने के झटके से कांप रहा था। उसने बच्चे को धीरे से नीचे रख दिया। भागो, उसकी आवाज स्थिर थी, वीरतापूर्ण। धन्यवाद साहब, लड़का चिल्लाते हुए भाग गया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसके होठों से खून टपक रहा था। ई रैंक हो या न हो, मैं हीरो हूं। लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई थी। राक्षस दहाड़ा, एक कान फाड़ देने वाली कर्कश चीख जो घाटी में गूंज उठी। हान ने दृढ़ निश्चय के साथ उसकी ओर मुंह किया। उसका शरीर विरोध में कांप रहा था, लेकिन उसका संकल्प नहीं देगा। पैर को घुमाते ही उसने अपना रूप बदल लिया, फुर्तीला, सांप जैसा। ग्रेटर दैन 8वीं जंगल कला, सांप की कुंडली। उसके पैर पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर मुड़े, और हमला करते समय उसका धड़ असंभव कोनों पर घूम गया। उसका शरीर एक चाबुक की तरह हो गया, जो अप्रत्याशित कोनों और घातक गति से प्रहार कर रहा था। वार सटीक रूप से जानवर के सिर पर लगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। कोई चोट नहीं, खरोंच तक नहीं आई। उस प्राणी का शरीर मनुष्य के शरीर से कहीं अधिक कठोर था। इसने काट डाला। हान बाल बाल बचा, एक फावड़े के आकार के पंजे से उसकी पसलियों को हल्का सा खरोंच आई। दूसरा वार सीधा लगा। राक्षस का पैर तोप के गोले की तरह उस पर जा गिरा। क्रैक, उसकी सांसें रुक गईं। वह पीछे की ओर उड़ गया, हवा में ही घूम गया। जमीन पर गिरते ही उसके पैरों के नीचे धूल उड़ गई। वह फिसलने लगा और उसके मुंह में खून भर आया। फिर भी वह उठ खड़ा हुआ। उसने अपने होंठ पोंछे और ऊपर की ओर घूरने लगा। अगर एक जंगल आर्ट काम नहीं करेगा, तो मैं उन सभी का इस्तेमाल करूंगा। वह दहाड़ते हुए भयंकर तीव्रता से आगे बढ़ा। उसकी बाहें फैली हुई थीं, हाथ नुकीले पंजों की तरह मुड़े हुए थे। ग्रेटर दैन तीसरी जंगल कला, ईगल पल्स। वह हवा में उछला और एक तेज गति से उस जानवर से टकरा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अन्यत्र एक आदमी ठंडी टाइल पर घुटनों के बल बैठा था। उसका माथा इतना नीचे दबा हुआ था कि जमीन को छू रहा था। उसकी आवाज हताशा से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कृपया, कृपया उसे बचा लीजिए, वही मेरी एकमात्र सहारा है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कंधे हिल रहे थे। उसका पूरा शरीर एक खामोश चीख की तरह झुक गया, जैसे वह गिड़गिड़ा रहा हो। उनके सामने बैठी युवा डॉक्टर लिन केवल देखती रह गईं। उनके चेहरे पर तनाव था और उनकी आंखों में दया भरी हुई थी। मुझे खेद है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी हालत गंभीर है। हमें कम से कम ए रैंक के वैद्य की जरूरत है, और उस स्तर के इलाज के लिए हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। वह उन शब्दों को जानता था, उसने उन्हें पहले भी सुना था। वर्षों पहले, जब उसकी पत्नी उसी अस्पताल के बिस्तर पर मरणासन अवस्था में थी। उसने हर तरह का काम करने की कोशिश की थी, लेकिन न तो पसीना बहाना, न दर्द सहना, न समय देना उसे बचा सका था। अब उनकी बेटी, उसने अपनी पत्नी से जो वादा किया था कि वह कभी जागेगा नहीं, कभी अपनी बेटी को अकेले बड़े होने का जोखिम नहीं उठाएगा, उसने वह वादा तोड़ दिया। वह जाग गया, लेकिन किस्मत ने उसका मजाक उड़ाया। ई रैंक, बेकार। अब वह फिर से शक्तिहीन हो गया था। कृपया, उसकी आवाज कांच की तरह कांप रही थी। मैं कुछ भी करूंगा, अपनी जान, अपनी आत्मा, बस उसे मरने मत दो। वह फूट फूट कर रोया। उसकी आवाज कांप रही थी, उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। मैं परीक्षण के लिए तैयार हूँ। बस कृपया। इससे पहले कि डॉक्टर लिन जवाब दे पाती, ग्रेटर दैन डॉक्टर लिन, एक युवा पीली पड़ी नस दौड़कर कमरे में आई। उसकी आवाज कांप रही थी। वार्ड 4A की वो लड़की है। वह अचानक मुड़ी। उसके बारे में क्या? मुझे लगता है कि वह मर चुकी है। समय रुक गया। उस आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी सांसें अटक गईं। बिना कुछ कहे वह दौड़ पड़ा। दिल जोर से धड़क रहा था, फेफड़े जल रहे थे और पैर जमीन पर पटक रहे थे। मरना मत, कृपया मरना मत, आप ऐसा नहीं कर सकते। वह कमरे में घुस गया। मृत्यु के बाद हृदय गति रुक गई। मशीन की रेखा सीधी थी, निर्जीव, ठंडी। नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचा और उसके कमजोर पीले शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी त्वचा पहले ही अपनी गर्माहट खो रही थी। ग्रेटर दैन, जाग जाओ, कृपया जाग जाओ। उसने उसे पहले धीरे से हिलाया, फिर और जोर से। उसकी छोटी छोटी बाहें बेजान होकर लटक रही थीं। प्लीज, तुमने वादा किया था, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहोगी। वह चीखा। उसकी चीख इतनी कर्कश थी कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने उसे गले लगाया और अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। तुम ही मेरी सब कुछ थी।
मेरे जीने की वजह थी। वह विलाप करने लगा, उसकी चीखें एक टूटी हुई आत्मा की तरह गलियारों में गूंज रही थीं। डॉक्टर लिन दरवाजे पर ही जम सी गईं, उनका दिल भारी हो गया था। मुझे खेद है, सचमुच खेद है, लेकिन उसके कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि एक उच्च श्रेणी का वैद्य भी मुर्दों को वापस नहीं ला सकता था। और उस कमरे में अपने अंतिम पल के शोक में डूबे एक पिता के दुख ने सब कुछ निगल लिया। विल्मोरा में वापस, तुम्हें क्या लगता है कि नायक किस वर्ग का है? एक डरी हुई महिला ने अपने पति से फुसफुसाते हुए पूछा, जब वे एक ढह चुकी इमारत के मलबे के पीछे दुबके हुए थे। मुझे नहीं पता, शायद सी क्लास, उसने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा। क्या आपको लगता है कि वह बच पाएगा? उम्मीद तो यही है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। अगर वह मर गया तो हम सब भी मर जाएंगे। मानो भाग्य ने ही उसके शब्दों का जवाब दिया हो। एक शरीर हवा में उछला और उनके बगल में जोर से गिरा, जिससे धूल और मलबा उड़ने लगा। वे मुड़े, डर से उनका गला सूख गया। वह वही था, युवा नायक, खून से लथपथ, बुरी तरह घायल और मुश्किल से खड़ा हुआ। उसके काले सफेद बाल खून से लथपथ थे। उसकी छाती और बाहों पर लगे घावों से खून रिस रहा था। फिर भी उसका चेहरा शांत था, बेहद शांत, भले ही वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। तुम दोनों, उसने कर्कश लेकिन स्थिर आवाज में कहा, अगर जीना चाहते हो तो अभी चले जाओ। दूर से एक कर्कश गुर्राहट गूंजी। एक भयानक राक्षस भारी, गड़गड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। दंपति ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। जी जी जी, वे चिल्लाए और ऐसे भागे जैसे उनकी जान दांव पर लगी हो, क्योंकि सच में उनकी जान दांव पर लगी थी। हान जबड़े भींचकर राक्षस की ओर मुड़ा। उसका शरीर बुरी तरह दर्द कर रहा था और हर सांस लेना उसके लिए एक संघर्ष था। उसने जंगल की सभी 9 कलाओं का प्रयोग कर लिया था, फिर भी वह राक्षस को मामूली चोटें ही पहुंचा पाया था। वह अभी भी युद्ध के लिए तैयार लग रहा था। लेकिन हान ने सोचा, मैं तो किसी मृत शरीर की तरह दिखती हूँ जो जीवन से चिपई हुई है। राक्षस दहाड़ा और फिर से हमला कर दिया। हान ने एक आखिरी दांव खेला। हवा में उछलते हुए, मुठ्ठियां सिर के ऊपर कसकर, वह दहाड़ा, 5वीं जंगल कला, गोरिल्ला स्मैश। उसका वार लगा। राक्षस ने एक संक्षिप्त चीख मारी, फिर पलटवार किया। उसके पंजों ने उसकी छाती को चीर डाला। फिर धमाका, सिर पर पड़े एक जोरदार मुक्के से हान हवा में उछल पड़ा। वह जमीन पर गिरा, लुढ़का और उसके मुंह से खून निकल आया। उसका सिर चकरा रहा था। असहनीय, अथाह दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। ये दर्द, ये मेरे जीवन में अब तक महसूस किए गए किसी भी दर्द से कहीं ज्यादा है। उसने उठने की कोशिश करते हुए सोचा। उसका शरीर जवाब दे गया और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से ऊपर देखा। राक्षस धीरे धीरे पास आ रहा था, मानो अपने शिकार का आनंद ले रहा हो। तो इस तरह इसका अंत होता है। पहले मैंने एक बेकारी रैंक कौशल को जागृत किया, अब मैं कुछ भी पूरा किए बिना मर रहा हूँ। उसने अपने प्रियजनों के बारे में सोचा। लौरा, रिन, शिन, मुझे खेद है कि मैं तुम्हें बड़े होते हुए नहीं देख पाऊंगी। सेरेन्या, मैं तुम्हारे युवा स्वामी के रूप में असफल रहा। उस दरिंदे ने अंतिम प्रहार करने के लिए अपना पंजा उठाया। हान की नजर खून से सने उसके हार पर पड़ी। उस पर मुड़ी हुई जंजीरों वाला एक चांदी का तीर बना हुआ था। हान, हम सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ रहे हैं, उसकी मां की आवाज यादों में गूंज उठी। पंजा नीचे उतरा, छप छप, खून की बौछार आसमान में फैल गई। उसे लाल रंग से रंग दिया, काला नहीं। लेकिन ये हान का खून नहीं था। राक्षस दर्द से कराह उठा, उसकी भुजा उसके शरीर से पूरी तरह अलग हो गई थी। हान अविश्वास से पलकें झपकाईं। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, किसी तरह अपने हाथों में एक तलवार लिए हुए था, वह सफेद तलवार जो अवेकनिंग हॉल के एक कुलीन व्यक्ति की थी। उसे याद नहीं था कि उसे ये तलवार किसने दी थी। ये यहाँ कब आया, उसे कोई परवाह नहीं थी। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं हर वादा पूरा करूंगा, हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। राक्षस गुर्राया और फिर से झपटा, उसका दूसरा पंजा नीचे की ओर झूल रहा था। टुकड़ा चला गया, एक और अंग पल भर में खो गया। हान वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, अचंभित, उसका दिमाग मुश्किल से काम कर पा रहा था। क्या ये आसान था? अब स्पष्ट रूप से पराजित हो चुका वह राक्षस पीछे हटने की कोशिश करने लगा। उसकी सहज प्रवृत्ति बुद्धिमान न होते हुए भी मृत्यु को पहचान चुकी थी। लेकिन हान ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने सफेद शक्ति की तलवार को और कसकर पकड़ लिया। मैंने अपना जीवन जंगल कलाओं को समर्पित कर दिया है, लेकिन मैंने तलवार चलाने की जो कुछ तकनीकें सीखी थी, उन्हें मैं भूला नहीं हूँ। वह दौड़ने की मुद्रा में झुक गया। चौथी जंगल कला, चीता की चाल। तेजी से आगे बढ़ते हुए वह पलक झपकते ही राक्षस के पीछे प्रकट हो गया। उसकी तलवार पहले से ही धनुषाकार थी। अपर मून कट, तलवार ने उस राक्षस को चीर डाला, कमर से कंधे तक साफ साफ 2 टुकड़ों में काट दिया। राक्षस अंततः पराजित होकर 2 हिस्सों में बिखर गया। हान लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। लेकिन तभी किसी अजीब चीज ने उसका ध्यान खींचा। उस राक्षस की दाहिनी आंख। क्या वो आंसू है? राक्षस कब से रोने लगे? उसने सोचा। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्षत विक्षत सड़कों पर तालियों की गूंज सुनाई दी। लोग जय जयकार कर रहे थे, उनके चेहरे कृतज्ञता और विस्मय से भरे हुए थे। उस युवक ने राक्षस को हरा दिया था और अनगिनत जिंदगियां बचा ली थी जो उसके बिना निश्चित रूप से खो जाती। लेकिन हान ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसके आसपास की दुनिया धुंधली सी थी। दर्द से सुनना पड़ा, उसका शरीर अपने आप ही हिल रहा था और वह लड़खड़ाते हुए भीड़ के बीच से गुजर रहा था। तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा, एक महिला चिल्लाई और उसकी ओर दौड़ी। उसने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन हान ने उसे हल्के से झटक दिया। मैं ठीक हूँ, उसने भारी स्वर में कहा। मुझे बस उन्हें देखना है, आखिरी बार। लेकिन महिला हकलाते हुए बोली, उसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गई थीं। हान उसकी ओर मुड़ा, उसके चोटिल चेहरे पर एक कमजोर लेकिन कोमल मुस्कान आ गई। मेरी चिंता मत करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा।
बिना किसी देरी के वह आगे बढ़ता गया, हर कदम पिछले कदम से भारी था, हर धड़कन उसके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। उसके मन में केवल एक ही विचार शेष था, जो दर्द से भी अधिक तीव्र रूप से प्रज्वलित था। मुझे उनसे मिलना है, लॉरा, रिन, शिन, मुझे उनसे मिलना ही है। आखिरी बार, कहीं और, एक अंधेरी गली के भीतर, एक आदमी ने अपने खून से सने मुखों को ठंडी, दरार वाली दीवार पर जोर से पटका। बार बार, हर बार पिछले बार से ज्यादा बेताबी भरा था, जबकि खून उसके हाथों से रिसकर पत्थर पर फैल रहा था। क्यों? दुनिया को ऐसा क्यों होना पड़ता है? वह शोक के बोझ तले कांपती आवाज में चिल्लाया। उसके घुटने लड़खड़ा गए और वह एक छोटे, निर्जीव शरीर के पास गिर पड़ा, एक युवा लड़की, जिसका चेहरा उस अराजकता के बावजूद अजीब तरह से शांत था जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। मेरी पत्नी, और अब मेरी बेटी, उसने फुसफुसाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। वे दोनों उन्हीं की वजह से मर गईं। वे सब उन्हीं की वजह से मरेंगे। जमीन पर पूरी तरह से गिरने से पहले उसने आखिरी बार अपनी मुट्ठी दीवार पर मारी, उसका माथा जमीन पर टिका हुआ था। मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है, मैं आपको निराश कर दिया। मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक नाकामयाब इंसान के सिवा कुछ भी नहीं। गली में धीमी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। तब, आप असफल नहीं हैं। वह आदमी जम गया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। गली के मुहाने पर एक आकृति खड़ी थी, जिसने काले और गहरे लाल रंग का ओवरकोट ओढ़ा हुआ था। बैंगनी बाल उसके तीखे चेहरे को घेरे हुए थे और एक लेंस उसकी एक चमकती लाल आंख को ढके हुए था। मुझे अकेला छोड़ दो, शोकग्रस्त व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, उसकी आवाज लगभग न के बराबर थी। वह आकृति खून और सन्नाटे से बेपरवाह होकर करीब आई। इस दुनिया ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीन लिया और बदले में कुछ नहीं दिया। सिर्फ इसलिए कि तुमने एक शक्तिशाली कौशल को जागृत नहीं किया। उस आदमी ने कड़वाहट से कहा, तुम जो भी कह रहे हो, मुझे परवाह नहीं। वे मर चुके हैं। मैंने सब कुछ खो दिया है। तुम उन्हें वापस नहीं दे सकते। अजनबी ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। मैं मृतकों को वापस जीवित नहीं कर सकता। कैमरे के लेंस के नीचे उसकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ। मैं तुम्हें वो ताकत दे सकता हूँ जिससे तुम उन लोगों को पीड़ा पहुंचा सको जिन्होंने तुमसे उन्हें छीना है। मैं तुम्हें वो तरीका दे सकता हूँ जिससे दुनिया तुम्हारे दर्द को महसूस कर सके। टूटा हुआ व्यक्ति हिचकिचाते हुए ऊपर देखने लगा। उसका दुख कम नहीं हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और ही हलचल मच गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कैसे? अजनबी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने एक छोटा सा काला डिब्बा खोला। अंदर, गहरे रंग के तरल पदार्थ से भरी एक शीशी हरे रंग की हल्की सी चमक के साथ स्पंदित हो रही थी, जैसे जीवित हो, मानो सांस ले रही हो। अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, एक इंजेक्शन, एक छोटा सा कदम, और आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। उसने शीशी आगे बढ़ा दी। मैं जो पेशकश कर रहा हूँ, वह एक दूसरा मौका है। करने के लिए जारी। अध्याय 5, एक बहन का प्यार। अध्याय 5, बड़ी बहन, बड़े भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आए? शिन ने नींद में बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। पिछली कुछ बार की तरह वह फिर से जाग गई थी और बार बार वही सवाल पूछ रही थी। हान कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहता था। वही हमेशा शिन और रिन को सुलाता था, लेकिन आज रात ये जिम्मेदारी लॉरा पर आ गई थी। जाओ सो जाओ, शिन, लॉरा ने अपनी छोटी बहन के माथे से बालों की एक लट हटाते हुए धीरे से कहा। मुझे यकीन है कि बड़ा भाई जल्दी वापस आ जाएगा। शिन ने ऊँघते हुए सिर हिलाया और फिर से सो गई। लॉरा खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर अंधेरी रात में बाहर देखने लगी। उसका मन बेचैनी से घिरा हुआ था। भाई हान कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहे। क्या अवेकनिंग हॉल में कुछ हुआ होगा? उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और फुसफुसाते हुए कहा, कृपया सुरक्षित रहना, भाई। मानो उसकी प्रार्थना ने ही उसे बुलाया हो। नीचे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज गूंजी। वह धड़कते दिल के साथ दौड़कर नीचे आई। तुम्हें पता नहीं कितना समय हो गया है। उसने डांटना शुरू किया, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। वहां वह खड़ा था, हान खून से लथपथ, अपने पैरों पर लड़खड़ाता हुआ, उसके चेहरे पर एक धुंधली, थकी हुई मुस्कान थी। लॉरा, उसने धीरे से कहा और फिर उसकी बाहों में गिर पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हान की आंखें खुलते ही उसके कानों में हॉट मॉनिटर की हल्की बीप की आवाज गूंजी। तेज रोशनी के कारण वह थोड़ा सिकुड़ा और फिर आंखें बंद कर लीं। बहुत तेज रोशनी है, उसने बुदबुदाया। धीरे धीरे रोशनी से अभ्यस्त होते हुए उसने पलकें झपकाईं जब तक कि उसकी दृष्टि स्पष्ट नहीं हो गई। एंटीसेप्टिक की गंध और कीटाणुरहित दीवारों को देखकर स्पष्ट था कि वह एक अस्पताल में था। उसके बगल में लॉरा कुर्सी पर बैठी गहरी नींद में थी, हल्की खर्राटे ले रही थी, उसकी बाहें मुड़ी हुई थीं। हान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई जब उसने उसे देखा। मुझे कल सच में लगा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन किसी तरह मैं वापस आ गया। सब कुछ उसकी वजह से हुआ। फिर उसके विचार एक और अधिक रहस्यमय चीज की ओर मुड़ गए। वह सफेद तलवार जिसे उसने बुलाया था, वही तलवार जिसने उसे राक्षस को मारने में मदद की थी। मुझे वो तलवार मिली कहाँ से? उसने सोचा, क्या ये सपना था? नहीं, मैंने उससे लड़ाई की। मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन किसी तरह मैं बच गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह तलवार, वह मेरी नहीं थी, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल किया था। शायद मैं उसे फिर से बुला सकूं। अपनी हथेली ऊपर उठाते हुए हान ने ध्यान केंद्रित किया। उसकी हथेली में एक सफेद चमक कौंधी, लेकिन जब रोशनी फीकी पड़ी तो सामने केवल मेटल बर्स्ट मैन नामक एक कॉमिक बुक दिखाई दी। छी, मुझे यह नहीं चाहिए था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। यह क्या है? नींद से भरी एक आवाज आई। उसने ऊपर देखा। लॉरा जाग चुकी थी और नींद भरी शंका से उसे घूर रही थी। हान ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा और घबराकर हंसते हुए कहा, कुछ नहीं। बस एक पल के लिए ऐसा हो गया था। उसकी नजरें अचानक बदल गईं, घबराहट से लेकर घातक भाव तक। बड़े भाई, उसने मीठी आवाज में कहा, जरूरत से ज्यादा मीठी आवाज में।
हाँ, हान ने सतर्क भाव से जवाब दिया, भागने के लिए तैयार। कल तुम्हें क्या हो गया था? कुछ खास नहीं, उसने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया। बस थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई, बस इतना ही। हाथापाई, तुम खून से लथपथ थे। वह खड़ी होकर गुस्से से बोली। तुम्हें उस हालत में देखकर मैं कितनी डर गई थी, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? कमरे का तापमान अचानक से गिर गया और हान को अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस होने लगा। हान को लॉरा के क्रोध से सबसे ज्यादा डरने का एक कारण था, केवल वही और बूढ़ा बुजुर्ग ही सच्चाई जानते थे, लॉरा एक ओरिजिनल थी। एक दुर्लभ प्रकार का जीव जो जन्म से ही किसी विशेष कौशल के साथ पैदा होता है, आमतौर पर बी रैंक या उससे ऊपर का। हान को उसकी क्षमता का स्तर तो नहीं पता था, लेकिन वह उसके प्रभावों से भलीभांति परिचित था। जब वह क्रोधित होती थी तो वह उसे अनगिनत बार पूरी तरह जमा देती थी और उससे उबरने में हमेशा कई दिन लग जाते थे। जैसे ही उसने खुद को अपरिहार्य भीषण ठंड के लिए तैयार किया, दरवाजा खट से खुल गया। सफेद कोट पहने एक बेहद खूबसूरत महिला कमरे में दाखिल हुई। उसके लंबे भूरे बाल, बुद्धिमान काली आंखें और शांत स्वभाव का आभास था। तुम जाग गए हो, उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि वह थोड़ी उलझन में लग रही थी। उसे साफ तौर पर याद था कि पिछली रात जब हान को अस्पताल लाया गया था और वह उससे उसे बचाने की गुहार लगा रही थी, तब लॉरा के चेहरे पर कितनी घबराहट थी। लेकिन अब लॉरा ऐसी लग रही थी मानो वह उसे जान से मार डालेगी। मौका भांपते हुए हान ने तुरंत कदम उठाया। उसने हाथ बढ़ाकर लॉरा को गले लगाया और धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। धन्यवाद, लॉरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसे ये तरकीब पता थी, ये हमेशा काम करती थी। लॉरा को सिर पर थपथपाना बहुत पसंद था। सचमुच, उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह उससे लिपट गई। तुम बेवकूफ हो, उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी डरी हुई थी। मैं किसी और प्रियजन को खोना नहीं चाहती। ऐसा नहीं होगा, हान ने धीरे से कहा। मैं वादा करता हूँ। डॉक्टर ने विनम्रतापूर्वक गला साफ किया। माफ कीजिए, बीच में टोकने के लिए, लेकिन आपको कुछ फॉर्म भरने होंगे। हान का चेहरा उतर गया। धिक्कार है, अस्पताल के बिलों पर सेरेन्या को बस इसी चीज की जरूरत नहीं थी और भी खर्चे। डॉक्टर ने उसकी अचानक उदासी देखकर तुरंत कहा, फीस की चिंता मत करो, उसका पहले ही इंतजाम हो चुका है। हान ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसे पहले ही काफी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। धन्यवाद, उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। कार्यालय में अंतिम फॉर्म भरने के बाद हान ने अपने सामने बैठी युवा डॉक्टर लिन की ओर देखा। वह कुछ ज्यादा ही दयालु और उदार लग रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। हान थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी आंखें शांत थीं। मुझे सच बताओ, तुमने मेरी मदद क्यों की? इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। लिन चौंक गई, उसकी सीधी बात सुनकर वह दंग रह गई। फिर बिना किसी झिझक के उसने जवाब दिया, बात बहुत सीधी है। मुझे तुम पसंद हो। हान जम गया। झपकाना, झपकाना, झपकाना। उसके चेहरे के भाव देखकर उसके गाल शर्म से लाल हो गए और वह घबराकर अपने हाथ हिलाने लगी। रुको, मेरा मतलब, मुझे तुम्हारी बहादुरी पसंद आई। जी हाँ, तुम्हारी बहादुरी। जब मैंने तुम्हारे शरीर पर घाव देखे तो मैं समझ गई कि ये सामान्य चोटें नहीं थीं। ये किसी राक्षस के हमले से ही हुई होंगी। ज्यादातर नायक तो भाग जाते, लेकिन तुमने उसका सामना किया। आजकल ऐसा साहस बहुत कम देखने को मिलता है। ओह, हान ने शांत भाव से सांस छोड़ी, उसके चेहरे के भाव नरम पड़ गए। अब बात समझ में आई। औपचारिकताओं के पूरा होने पर हान और लॉरा अस्पताल से निकल गए। चूंकि शहर सेरेन्या से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने दोपहर की सुहावनी धूप में थोड़ी देर साथ में टहलने का फैसला किया। कुछ देर तक दोनों में से कोई नहीं बोला। सन्नाटा छाया रहा, फिर हमेशा की तरह बातूनी लॉरा ने चुप्पी तोड़ी। ठीक है, बड़े भाई, तो क्या आपने कोई शक्तिशाली कौशल जागृत कर लिया है या क्या? उसका लहजा फिर से हंसमुख, हल्का और शरारती था। उसके सामान्य हो जाने पर हान ने राहत की एक छोटी सी सांस ली। लेकिन जवाब देने के बजाय उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे हीरो का बैज दे दिया। लॉरा ने एक नजर डाली और उसकी आंखें फटी रह गईं। ई रैंक, वह चीखी। ई रैंक, उसकी आवाज सड़क पर गूंज उठी, जिससे राहगीरों की निगाहें उस पर टिक गईं। वह बैज पर चमकते हुए ई को ऐसे घूर रही थी मानो उसने उसे व्यक्तिगत रूप से धोखा दिया हो। हान के होंठ फड़क उठे। अगर उसकी यही प्रतिक्रिया है तो पूरा शहर क्या कहेगा? उसने गंभीर भाव से सोचा। लॉरा ने जल्दी से खुद को संभालते हुए आशावादी बने रहने की कोशिश की। खैर, ई रैंक होने के बावजूद सही चीजों और पर्याप्त प्रशिक्षण से आप रैंक में ऊपर चढ़ सकते हैं। उम्मीद है, मेरा मतलब है, कुछ ही रैंक वाले अच्छे हीरो बन जाते हैं। शायद, उसके अपने शब्दों से प्रेरित होकर उसने पूरी जानकारी देखने के लिए बैज पर टैप किया। डिस्प्ले झिलमिला उठा। नाम, हान ट्रिस्टन। वर्ग, ई। रैंक, 1000। वे दोनों सन्नाटे में खड़े होकर एक दूसरे को देखते रहे। 1000वीं रैंक। लॉरा ने मुंह खुला रखकर चीख मारी। ये तो बहुत ही नीचे है। तुम हमेशा के लिए सबसे नीचे ही अटकी रहोगी। हान की भौहें फिर फड़क उठी। अगर वो इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दे रही है, तो कल की मेरी रैंक देखकर उसका क्या हाल होता? उस दिन तो मेरी रैंक 99,999 थी। सिर्फ उस एक राक्षस को मारने से ही उसकी रैंकिंग इतनी बढ़ गई थी। वैसे, सोचने पर समझ में आता है कि ई रैंक वाले खिलाड़ियों को शायद ही कभी असली खतरा झेलना पड़ता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, लॉरा ने एक हवा में तैरती हुई कार देखी। आई टेक कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई विलासितापूर्ण स्काई कार में से एक, जो आमतौर पर धनी अभिजात वर्ग या शक्तिशाली हस्तियों के लिए आरक्षित होती है, उनके बगल में रुक गई। खिड़की सहजता से नीचे सरक गई, जिससे एक व्यक्ति साफ सफेद सूट में दिखाई दिया। उसकी नजर सबसे पहले लॉरा पर पड़ी, फिर उसने एक पल के लिए हान पर नजर डाली। वाह, खूबसूरत, उस आदमी ने मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए कहा।
क्या आपको लिफ्ट चाहिए? आप जैसी खूबसूरत को पैदल नहीं चलना चाहिए। क्यों न मैं आपको कहीं अच्छी जगह ले जाऊं, ठीक है। उसने आंख मारी और उसकी आवाज में शरारत भरी थी। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, हान ने लापरवाही से एक छोटे पत्थर को पैर से कुचल दिया और एक जोरदार आवाज गूंजी। वह आदमी मुड़ा और पाया कि हान उसे घूर रहा है। उसका चेहरा शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावना संदेश था। एक और शब्द बोला तो तुम्हें जन्म लेने पर पछतावा होगा। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। आह बाय, वह हकलाते हुए बोला और बिना कुछ और कहे तेजी से चला गया। लौरा ने मुंह फुलाते हुए कहा, बड़े भाई, कम से कम हमें लिफ्ट तो दे सकते थे। हान ने नजरें फेर ली, मानो उसने उसकी बात सुनी ही न हो। लौरा ने बस खिलखिलाकर हंस दिया, एक हाथ अपने मुंह पर रख लिया। हान हमेशा से ही लौरा और बाकी छोटे भाई बहनों को लेकर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक रहता था, लेकिन मन ही मन उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे ही लौरा किसी दूसरे वाहन की तलाश करने वाली थी, हवा में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। हान अचानक तनावग्रस्त हो गया। क्या हुआ? उसके चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखकर लौरा ने पूछा। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? हान ने धीरे से कहा। क्या लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे जैसे हान रुका और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कैसा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खतरा, उसने अंत में कहा। लौरा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, खतरा? कैसे? तुम्हारी क्षमता तो बुक फॉर्मेशन है, न कि किसी तरह का खतरे का एहसास। लेकिन हान सुन नहीं रहा था। उसका शरीर सहज रूप से नीचे झुक गया। चौथी जंगल कला, चीता की चाल। उसने पुकार लगाई, और इसी के साथ वह गोली की तरह आगे बढ़ा। उसकी गति किसी सी रैंक के तेज धावक के बराबर थी। मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है, तेजी महसूस हो रही है। हान ने अपने शरीर की इस प्रतिक्रिया पर आश्चर्य जताते हुए सोचा, लेकिन इस पर सोचने का समय नहीं था। अस्पताल खतरे में था, उसे तुरंत निकलना था। उसके पीछे लौरा हौंकते हुए उसके साथ चलने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे वाकई में जंगल की वो कला सीखनी होगी, उसने बड़बड़ाते हुए खुद को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अस्पताल में अराजकता पहले ही फैल चुकी थी। कई सुरक्षाकर्मी जमीन पर पड़े थे, उनके नीचे खून जमा हो रहा था। कुछ कमजोर रूप से हिल रहे थे, अन्य स्पष्ट रूप से मृत थे। बचे हुए दो अंगरक्षक घुसपैठिए की ओर दौड़े। जैसे ही उन्होंने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना शुरू किया, उनकी त्वचा एक सुरक्षात्मक परत में सख्त हो गई। लेकिन जिस प्राणी का उन्हें सामना करना पड़ा, वह किसी भी तरह से साधारण नहीं था। यह विशालकाय था, इसका शरीर भद्दा, भूरा, आपस में गुंथा हुआ मांस से ढका हुआ था। इसके चेहरे के बीचों बीच एक अकेली आंख चमक रही थी, और इसकी पीठ से मांस का एक अजीबोगरीब पंखे जैसा अंग निकला हुआ था। छाती पर एक भयानक थप्पड़ के साथ मांसल पंखा घूमने लगा। तेज हवा का एक झोंका गरजता हुआ आगे बढ़ा। अंगरक्षकों की मजबूत चमड़ी पल भर में छलनी हो गई। तूफान के सामने उनकी सुरक्षा कागज की तरह कमजोर पड़ गई। वे धड़ाम से गिर पड़े, मृत। वह प्राणी रुका नहीं, वह अपने असली लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ता गया। गलियारे के अंत में स्थित एक विशाल, मजबूत कमरा। अंदर कई डॉक्टर एक साथ हुडल थे, सबके चेहरे पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मजबूत स्टील का दरवाजा ही उनके और उस भयानक जीव के बीच एकमात्र बाधा थी। उसकी छाती पर एक और प्रहार होते ही उस प्राणी का पंखा फिर से घूमने लगा। बैंग बैंग बैंग, हर प्रहार के साथ स्टील के दरवाजे पर गड्ढे उभरते जा रहे थे, जो हर पल गहरे होते जा रहे थे। कमरे के अंदर अफरा तफरी मच गई। एक डॉक्टर चिल्लाया, हम सब वैद्य हैं, हमारे पास लड़ने की कोई क्षमता नहीं है, हमें शांत रहना होगा। डॉक्टर लिन चिल्लाई, जिनके लंबे भूरे बाल थे, और कांपती हुई आवाज में वह अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रही थी। शांत, वो तो बस टूटने ही वाली है, उम्मीद मत छोड़ो, डॉक्टर लिन ने दृढ़ता से कहा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह जल्द ही दरवाजा तोड़ देगा। टकरा जाना, दरवाजा अपने कब्जों से उखड़ गया। धातु के चीखने की आवाज के साथ वह कमरे में इधर उधर उड़ गया। राक्षस अंदर घुस गया। उसकी एक आंख ने पूरे समूह को स्कैन किया, और डॉक्टर लिन पर टिक गई। वह जमसी गई, दहशत ने उसे जकड़ लिया और उसका सारा संयम गायब हो गया। वह प्राणी कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदा रहा था, उसकी निगाहें क्रोध से जल रही थीं। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया, जैसे कि वह फिर से अपनी छाती पटक कर उन्हें खत्म करने के लिए तैयार हो। डॉक्टर लिन का दिल बैठ गया। उन सभी ने देखा था कि जब वह पंखा चालू होता है तो क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि राक्षस हमला कर पाता, एक पैर हवा में तेजी से लहराया और उसके सिर पर जा लगा, जिससे वह लड़खड़ाकर एक तरफ गिर गया। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई, एक आवाज ने कहा। हान डॉक्टरों और उस जीव के बीच खड़ा था, और उसने अचंभित डॉक्टर लिन की ओर लापरवाही से हाथ हिलाया। वह अभी भी जमसी गई थी, इसलिए उसने धीरे से उसे और दूसरों को पीछे खींच लिया और फिर से उस राक्षस का सामना किया। निरर्थक बातें जारी रहीं, लेकिन इस बार हान ने भौहें चढ़ा लीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, उसने बुदबुदाते हुए कहा। तुम्हारा मतलब क्या है कि यह उनकी गलती है? मुझे दखल क्यों नहीं देना चाहिए? राक्षस की आंखें हान को घूर रही थीं। ये सब उनकी गलती है, उसने गुर्राते हुए कहा। मैं उन सबको मार डालूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, हान ने आगे बढ़ते हुए कहा। वह महसूस कर सकता था, वह पहले से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन ये चीज, यह उस राक्षस से कहीं ज्यादा खतरनाक थी जिसने कल उसे लगभग मार ही डाला था। मैं जानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो, हान ने शांत भाव से कहा, और अगर मैं तुमसे लड़ूं, तो एक कदम की गलती से मेरी जान जा सकती है। लेकिन ये जोखिम मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें निर्दोष लोगों को मारने नहीं दूंगा। उसके पीछे खड़े डॉक्टरों के बीच कानाफूसी फैल गई। ये क्या है? उसका हाथ चमक रहा है। हान ने अपना हाथ उठाया, उसकी हथेली से सफेद रोशनी निकली। ये झिलमिलाती हुई दिखी, फिर एक तलवार के आकार में बदल गई।
चमक फीकी पड़ गई और पीछे एक चिकनी चमकदार सफेद तलवार रह गई। हान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में पहचान की चमक दिखाई दी। उसने राक्षस की ओर रुख किया, उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। वास्तव में मैंने उसे वापस लिया। मैं मौत से एक कदम भी दूर नहीं रहूंगा। उसने अपनी तलवार सीधी करते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन तब तक आप इससे बचने के लिए एक कदम देर कर चुके होंगे। करने के लिए अध्याय 6 शोकग्रस्त राक्षस। अध्याय 6। हान वहीं जम गया, अपने सामने खड़े उस विशालकाय जानवर को घूरता रहा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह राक्षस कल परास्त किए गए राक्षस से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर मैं पूरी ताकत लगा दूं तो मैं इसे जीत सकता हूं, हान ने आत्मविश्वास से सोचा। फिर भी मन ही मन वह जानता था कि एक गलत कदम उसे मौत के एक कदम और करीब ले आएगा। लेकिन जैसे ही उसके हाथ में सफेद चमक फिर से प्रकट हुई, उसका दृढ़ संकल्प शुद्ध उत्साह में बदल गया। चमक फीकी पड़ते ही निर्मल सफेद तलवार का आकार ले लिया। मैं सचमुच इसे बुला सकता हूं, हान ने विस्मय से फुसफुसाते हुए कहा। सावधान रहो, उसके पीछे से एक घबराई हुई आवाज आई। बिना सोचे समझे हान हवा में घूम गया और पीछे की ओर कलाबाजी करते हुए उस जगह पर जमीन पर नुकीले पंजों के निशान बन गए जहां वह खड़ा था। हान ने मन ही मन सोचा, ये राक्षस तुम्हें सांस लेने का एक पल भी नहीं देता। सफेद तलवार को कसकर पकड़े हुए हान ने राक्षस की ओर देखा। ठीक है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। देखते हैं अब मैं कितना मजबूत हूँ। राक्षस ने कर्कश दहाड़ के साथ अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पर प्रहार किया, जिससे तेज हवा के झोंकों की एक लहर उत्पन्न हुई। हान ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए हवा में वार किया। उसकी सफेद तलवार ने कुछ हवा के झोंकों को तितर बितर कर दिया, लेकिन सभी को नहीं। कई घावों ने उसकी त्वचा को खरोंच दिया, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। छी, इतना घमंड तो अभी से कराह रहे हो, हान ने अपनी सांसों को संभालते हुए बड़बड़ाया। वह थोड़ा झुककर बैठ गया और तलवार पर अपनी पकड़ और कस ली। ऊंची छलांग लगाते हुए वह दहाड़ा। 5वीं जंगल कला, गोरिल्ला स्मैश। उसने सफेद तलवार को बेरहमी से नीचे की ओर घुमाया, जिसका उद्देश्य राक्षस को 2 टुकड़ों में काट देना था। राक्षस ने एक बार फिर सीने पर जोरदार प्रहार किया और विनाशकारी वायु प्रस्फुटन दागे। इस टकराव से कमरे में मलबा बिखर गया। हान के शरीर पर फिर से लाल निशान दिखाई दिए, खून बहने लगा, लेकिन उसने दांत पीसते हुए तलवार को कुशलता से घुमाया। बिना किसी झिझक के उसने तलवार को भाले की तरह फेंका। तलवार हवा में सीटी बजाती हुई निकली, लेकिन राक्षस बच गया। हान उसके पीछे दौड़ा, घातक हवाई वारों से बचते हुए, जो जमीन को चीर रहे थे। राक्षस के विशालकाय पैरों के बीच से तेजी से निकलते हुए हान ने अपनी तलवार उठा ली। जंगल की चौथी कला चीता स्ट्राइड को सक्रिय करते ही उसकी गति में जबरदस्त उछाल आया। पलक झपकते ही हान ने राक्षस की पीठ पर स्थित पंखे के आकार के अंग पर वार किया, जो उसके घातक हवाई हमलों का स्रोत था। वह गीली आवाज के साथ नीचे गिर गया। अब इसके बिना जीत आसान होनी चाहिए, हान ने राहत की सांस लेते हुए सोचा। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, एक भारी मुक्के ने उसके जबड़े पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह दीवार से जा टकराया। खांसते हुए हान ने अपने होठों से खून पोंछा। तुम्हें कम आंकने के लिए क्षमा चाहता हूं, उसने खुद को संभालते हुए कहा। तुम्हारे पास जो खासियत है, उसके बिना भी तुम ज्यादातर इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन आमने सामने की लड़ाई में उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरे खिलाफ ऐसा करना अच्छा विचार नहीं है। हान ने सफेद तलवार को फर्श में गहराई तक गाड़ दिया और फिर उसे छोड़ दिया। चारों ओर सन्नाटे की आवाजें गूंज उठीं। घबराहट से मुश्किल से उबर पा रहे डॉक्टरों में से एक चिल्लाया। ये क्या कर रहा है? तलवार चलाने में तो ये सबसे आगे है, फिर इसे क्यों बर्बाद कर रहा है? वह पागल है, दूसरे ने चिल्लाकर कहा। लेकिन हान के पास इसके कारण थे। अपने भीतर गहराई से वह महसूस कर सकता था, वह मजबूत हो गया था, बहुत मजबूत। उसे इसे परखने की जरूरत थी। एक खूंखार मुद्रा में झुकते हुए हान चीते की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसे पास आते देख राक्षस दहाड़ा और हथौड़े की तरह अपना हाथ नीचे की ओर घुमाते हुए उसकी खोपड़ी को कुचलने की कोशिश की। हान ने कुशलता से शरीर को घुमाया और प्रथम जंगल कला वुल्फ क्लच का प्रयोग करते हुए नीचे आती भुजा को पकड़ लिया। उसके पैर मजबूत हुए, मांसपेशियां तन गईं और उसने एक कर्कश चीख के साथ धमाका, उसने उस दैत्य को उठाया और धरती को हिला देने वाली ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। फर्श में दरार पड़ गई। धूल और मलबा ऊपर की ओर उड़ गया। डॉक्टर अवाक रह गए, मानो उनके मुंह खुले रह गए हों। उन्होंने हान को कम आंका था। रक्त से लथपथ लेकिन टूटा नहीं हुआ वह राक्षस लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। हान ने इसे मौका ही नहीं दिया। एक बार फिर ऊंची छलांग लगाते हुए उसने अपनी बाहों को हथौड़े की तरह एक साथ मिला लिया। 5वीं जंगल कला, गोरिल्ला स्मैश। एक जोरदार धमाके के साथ हान ने अपनी दोनों मुट्ठियों से राक्षस के सिर पर प्रहार किया। वह प्राणी फर्श में गहराई तक धंस गया, जिससे संगमरमर में एक छोटा सा गड्ढा बन गया। हौंकते हुए हान ने अपने हाथों की ओर देखा, अपनी ही ताकत से वह अचंभित था। लेकिन विस्मय के उस क्षण में धड़ाम, राक्षस का हाथ तेजी से ऊपर उठा और उसने हान की छाती पर वार किया, जिससे वह कमरे से बाहर फेंक दिया गया। दर्द से कराहते हुए हान ने खुद को उठने के लिए मजबूर किया और ठीक उसी समय उसने देखा कि राक्षस सफेद ब्लेड को पकड़े हुए आंखों में पागलपन लिए डॉक्टरों की ओर दौड़ रहा था। मुझे उन्हें मारना ही होगा, मुझे उसकी मौत का बदला लेना ही होगा। राक्षस दहाड़ा, उसकी आवाज टूटी हुई और कर्कश थी। उसने तलवार को ऊपर उठाया और असहाय डॉक्टरों पर वार करने का इरादा जताया। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, क्लैंग, पूरी गति से आगे बढ़ते हुए हान प्रकट हुआ और उसने टूटे हुए धातु के एक टुकड़े का उपयोग करके वार को मोड़ दिया। एक जोरदार प्रहार से उसने तलवार को सीधे राक्षस के गले में घुसा दिया। वह राक्षस घुटनों के बल गिर पड़ा, सफेद तलवार उसके शरीर में गहराई तक धंसी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और फिर उसने बात की।
उन्होंने उसे मरने दिया, उन्होंने उसे मरने दिया। वह कांपती हुई सिसकियों में फूट पड़ी। मैं उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, और वे उसे बचा भी नहीं सके। उसने अपना सिर पकड़ लिया, दुख और क्रोध ने उसके विकराल शरीर को मरोड़ दिया, उसका शरीर दुख के भार से बुरी तरह कांप रहा था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। हान का चेहरा सदमे से विकृत हो गया। वह आवाज, उसने उसे पहचान लिया। ये वही व्यक्ति था जिसने कल अवेकनिंग हॉल में हंगामा किया था। तो ये सच है, उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। हान का दिल दुख से भर गया। मुझे खेद है, उसने धीमी आवाज में कहा, उसकी आवाज में अपराधबोध साफ झलक रहा था। मैं वादा करता हूँ, मैं इस दुनिया को बदल दूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि किसी और को तुम्हारी तरह दुख न सहना पड़े। जीवन के लिए बेबस उस राक्षस ने कांपते हुए हाथ से हान की कलाई पकड़ ली। मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा करवाऊंगा, उसने कर्कश स्वर में कहा, उसकी आवाज दर्द और क्रोध से भरी हुई थी। लेकिन तुम्हें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वह इस दुनिया को अराजकता में डुबो दे। हान की सांस गले में अटक गई। कौन? राक्षस के होठों पर एक टूटी हुई, लगभग उपहास भरी मुस्कान उभर आई। बैंगनी बालों वाला वह आदमी। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, उसका शरीर लुढ़क गया, और जैसे ही उसकी आंखों से जीवन की आखिरी किरण भी बुझ गई। डॉक्टरों ने उनके जीवित बचने पर खुशी से जयकार की और हीरो के नारे लगाए। लेकिन हान जश्न नहीं मना रहा था। उसका सीना भारी था। इस लड़ाई ने उसे उस दिन की याद दिला दी, जब उसकी चाची ने अपनी नसों में वह अजीब सा सीरम इंजेक्ट किया था, और उसके चेहरे पर जो भयानक भाव दिखाई दिए थे। अब संबंध स्पष्ट हो गया था। कोई लोगों को राक्षसों में बदल रहा था, लेकिन कौन? डॉक्टर लिन जल्दी से वहां पहुंची, उनके हाथ हल्की रोशनी से चमक रहे थे। उनकी सी रैंक की उपचार क्षमताएं सर्वश्रेष्ठ तो नहीं थी, लेकिन हान की मामूली चोटों के लिए वे पर्याप्त थीं। उसने जल्दी से उसका इलाज कर दिया। हान खड़ी हुई, उसने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और बाहर खुले में चली गई। अस्पताल तक दौड़ते दौड़ते पसीने से तरबतर लौरा उसकी ओर दौड़ी। चलो चलते हैं, हान ने कहा, उसकी आवाज पहले से ज्यादा ठंडी और कम खुशमिजाज थी। जो खतरा आपने पहले महसूस किया था, उसका क्या हुआ? लौरा ने पूछा। वह चला गया है, हान ने सीधे सादे शब्दों में उत्तर दिया। लेकिन बड़ा भाई तो इतना ताकतवर है कि इतनी जल्दी एक राक्षस से निपट सकता है। लौरा मुस्कुराई। सिर्फ ही रैंक, लगता है बैज अंधा है। हान ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। उसका दिल अपराध बोझ से बोझिल था। क्या हुआ? लौरा ने पूछा। वह कोई राक्षस नहीं था, हान ने धीरे से कहा। लौरा ने भौहें चढ़ा ली। राक्षस तो नहीं, वह एक शोकाकुल पिता थे, एक पीड़ित, हान ने फुसफुसाते हुए कहा। वे चुपचाप सेरेनिया की ओर चल पड़े। हान आंखें बंद करके बैठा था, राक्षस के आखिरी शब्द उसे सता रहे थे। बैंगनी बालों वाला आदमी, कौन है ये? जब वे पहुंचे तो लोग चिंता से भरे चेहरों के साथ उनकी ओर दौड़ पड़े। युवक स्वामी, क्या आप ठीक हैं? हमने सुना था कि आप घायल हो गए हैं। वे चिल्लाए, उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। उनकी देखभाल देखकर हान के सीने में गर्माहट फैल गई। वह मुस्कुराया और अंगड़ाई ली, जिससे पता चला कि वह ठीक है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, उसने कहा। सभी ने राहत की सांस ली। युवक, आपने कौन सी कला को जागृत किया है? एक छोटे लड़के ने उत्साह से पूछा, उसकी आंखें चमक रही थीं। हान की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह इसे कैसे समझाता? लौरा ने उसे धीरे से धक्का दिया। उन्हें बता दो, कम से कम उनका कुछ बोझ तो कम हो जाएगा। हान ने गहरी सांस ली और उनकी ओर मुड़ गई। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके दिल में अपराध बोध की भावना उमड़ पड़ी। मैंने एक बेकार कौशल को जागृत किया, उसने कहा। ई रैंक कौशल करने के लिए जारी। अध्याय 7। एक अजीबोगरीब विचार के बाद। अध्याय 7। चहल पहल से भरा चौक सन्नाटे में डूब गया। कभी उम्मीदों से भरे चेहरे धीरे धीरे उदास हो गए, और अविश्वास का घना वातावरण सेरेनिया पर भारी पड़ गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका प्रतिभाशाली युवा गुरु एक ही रैंक कौशल को जागृत करेगा। सबसे बेकार। हान का दिल दर्द से कराह उठा। उन्होंने गहरी झुककर प्रणाम किया, मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। मुझे माफ कर दीजिए सब लोग, उन्होंने कहा। अंदर के तूफान के बावजूद उनकी आवाज स्थिर थी। मैं आपको निराश कर गया। वह उन घृणास्पद शब्दों, उपहास और निराशा का इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में उसे लगता था कि वह उसी का हकदार है। सच कहूं तो, अगर वे सेरेनिया को छोड़कर कहीं और बेहतर भविष्य की तलाश करने का फैसला करते हैं, तो वह उन्हें दोष नहीं देगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा, उससे उनकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है? एक आदमी ने अचानक पुकार कर कहा। हान ने पलकें झपकाईं और ऊपर की ओर देखा। युवा मालिक ने हमेशा सेरेनिया के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, दूसरे ने भावुक स्वर में कहा। चाहे उनमें कौशल हो या न हो, मुझे विश्वास है कि वे इस शहर में बदलाव लाएंगे। भीड़ में सहमति में सिर हिलाने की एक गूंज सुनाई दी। एक एक करके आवाजें उठने लगी, मजबूत, दृढ़ और अडिग। हमें आप पर पूरा भरोसा है, युवा स्वामी। तुम हमारी शान हो, हम तुम्हारा अनुसरण करेंगे, चाहे तुम में कौशल हो या न हो। हान की छाती दर्द से जकड़ गई। ये लोग, तब भी जब वह खुद पर विश्वास नहीं कर पाता था, तब भी वे उस पर विश्वास करते थे। वह सीधा खड़ा हुआ और कई दिनों में पहली बार दिल से मुस्कुराया। आप सभी को धन्यवाद। मैं वादा करता हूं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी शाम बाद में, हान एक जर्जर लकड़ी के बरामदे पर एक बूढ़े आदमी के सामने बैठा था और कड़वी हरी चाय की चुस्कियां ले रहा था। स्वयं कभी एक महान मार्शल आर्ट मास्टर रहे उस बुजुर्ग अनुभवी ने सोच विचार करते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। मैंने सुना है कि तुमने ई रैंक की एक स्किल को जागृत किया है। बुक फॉर्मेशन, है ना? उसने पूछा। हान ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक हल्की सफेद चमक जमा हो गई, और जब वह फीकी पड़ गई, तो एक कॉमिक बुक दिखाई दी। PFA 50TT। बूढ़ा आदमी लगभग दम घुटने से मर गया और चाय चारों ओर थूक दी।
आंखें चौड़ी करके उसने कवर को घूर कर देखा। मेटल बर्स्टमैन। यह कोई साधारण कॉमिक नहीं थी, ये वही कॉमिक थी जिसे उन्होंने वर्षों पहले लिखा था, वही कॉमिक जिसके कारण उनकी हान के पिता ट्रॉय से दोस्ती हुई थी, जो उनके जीवन में अब तक के सबसे महान व्यक्ति थे। ये ट्रॉय की पसंदीदा किताब थी। बूढ़े आदमी ने हौंकते हुए और जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम भी तो इसके दीवाने थे, है ना? हान ने बस शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। लेकिन फिर उसने अपना दूसरा हाथ उठाया, एक और सफेद चमक, और इस बार जब रोशनी फीकी पड़ गई, एक निर्मल सफेद तलवार प्रकट हुई। बूढ़ा आदमी जम गया। उसने सावधानी से हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां ब्लेड को छू गईं और तुरंत ही वह समझ गया। ये सच था, ये बहुत प्रभावशाली था, यह एक शक्तिशाली हथियार था जिसे आयामी पोर्टलों से गिरे हुए जानवरों के मूल तत्वों से बनाया गया था। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उसने पूछा। हान ने घबराकर मुस्कुराया, मैंने इसे खोजा नहीं, मुझे लगता है कि मैंने इसे बनाया है। बूढ़े आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया। हान ने समझाया, युद्ध के बाद उसे घर पर वह सफेद तलवार मिल गई थी जिसे उसने सबसे पहले बनाया था, लेकिन वह जानता था कि उसने इसे अस्पताल में गिरे हुए राक्षस से नहीं लिया था। जिसका मतलब सिर्फ एक ही था, उसकी क्षमता सिर्फ किताबें बनाने तक ही सीमित नहीं थी, वह उन चीजों को भी फिर से बना सकता था जिन्हें उसने देखा या छुआ था। ये सुनने में भले ही कितना भी अजीब लगे, यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। तुम्हारा मतलब है? बूढ़े आदमी की आंखों में खतरनाक उत्तेजना की चमक थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप शक्तिशाली हथियार बना सकते हैं? हान ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। एक पल के लिए बूढ़ा आदमी स्थिर हो गया, फिर वह आधी उम्र के आदमी की तरह झट से खड़ा हो गया। किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो लड़के, हमें काम करना है। इससे पहले कि हान विरोध कर पाता, बूढ़े आदमी ने उसे घसीटकर पिछवाड़े में ले गया। बनाना शुरू करो, वह मुस्कुराया। हान हिचकिचाया। सृजन कार्य ने उनकी शारीरिक शक्ति को बुरी तरह से समाप्त कर दिया, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति का उत्साह संक्रामक था। अनिच्छा से ही सही, उसने ध्यान केंद्रित किया। एक एक करके सफेद रोशनी भड़क उठी। पहली तलवार, दूसरी तलवार, तीसरी तलवार, चौथी तलवार, 5वें राउंड तक हान पसीने से तरबतर होकर लड़खड़ा रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। फिर भी उसने दांत पीसकर दोबारा कोशिश की। इस बार पफ, हथियार की जगह एक कॉमिक बुक दिखाई दी। वह बूढ़ा आदमी जो चमचमाती सफेद तलवारों को गर्व से सजा रहा था, उसने हाथ बढ़ाया और जम गया। ये क्या बकवास है? वह बड़बड़ाया। मैंने हथियार कहा था, कॉमिक किताबें नहीं। वह हान को डांटने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। हान मुश्किल से खड़ा था, कांप रहा था, चेहरा भूतिया पीला पड़ गया था, उसके शरीर से पसीने की नदियां बह रही थीं। माफ करना बेटा, बूढ़े आदमी ने शर्मिंदा होकर कहा, यह महसूस करते हुए कि उसके लालच ने उसे हान के दुख के प्रति अंधा कर दिया था। उसने अनायास ही हान के कंधे पर थपथपाया। तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा। हान ने हल्की सी मुस्कान दी। वह जानता था कि बूढ़ा आदमी उसकी परवाह करता है, भले ही वह कभी कभी भावनाओं में बह जाता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाद में उसी रात कुछ संदिग्ध एनर्जी ड्रिंक्स पीने के बाद, जिनमें से एक का स्वाद सड़े हुए दही जैसा लग रहा था, हान को आखिरकार फिर से सामान्य महसूस होने लगा। ठीक है, चलो इसे ठीक से करके देखते हैं, उसने और ज्यादा जोश पाने के लिए अपने गालों पर थपकी मारते हुए कहा। उसने अपनी शक्ति का आह्वान किया और उसकी हथेली में जानी पहचानी सफेद चमक जगमगा उठी। पूफ, एक कॉमिक बुक अस्तित्व में आई। हान अविश्वास भरी निगाहों से उसे घूरता रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने तलवार मांगी थी, धिक्कार है। दांत पीसते हुए उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने अपनी पूरी इच्छाशक्ति लगाकर कुछ शानदार चीज की कल्पना की, एक युद्ध कुल्हाड़ी, एक भला, अरे इस समय तो वह मक्खन काटने वाला चाकू भी स्वीकार कर लेता। सफेद चमक लौट आई। पूफ, एक कलम प्रकट हुई। हान के माथे में जोरदार फड़कन हुई। निराशा की गहरी काली लकीरें मानो उसके चेहरे पर छप गई थीं। ये कौशल आखिर काम कैसे करता है? वह मन ही मन दहाड़ा, एक ऐसे विक्षिप्त दार्शनिक की तरह दिख रहा था जिसे अभी अभी एहसास हुआ हो कि जीवन का अर्थ वास्तव में एक टाइपो था। हार न मानते हुए हान ने शोध कार्य में जुट गए। उसने अपना फोन उठाया और सर्च बार में टाइप किया, अजीबोगरीब महाशक्तियों को कैसे समझें। शीर्ष परिणाम, शापित होने के 10 संकेत। ये स्वीकार करना कैसे सीखें कि आप बस एक औसत व्यक्ति हैं। क्या आपके घर में भूत प्रेत का साया है? ये क्विज खेलें। इनमें से किसी भी बात से कोई खास मदद नहीं मिली। फिर भी हतोत्साहित होकर हान ने वैज्ञानिक प्रयोग करने का प्रयास किया। वह तलवार, पिज्जा, पैसा जैसे अलग अलग वस्तुओं के नाम बोलते हुए अपने चमकते हाथ को बेतरतीब ढंग से हिलाता रहा और अंत में उसने और अधिक पेन मंगवा लिए। उसने रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग किया, मुझे कुछ मत दो, चिल्लाते हुए इस उम्मीद में कि इससे वह हुनर काम करने लगेगा। नतीजा, एक और कॉमिक बुक। वह बूढ़े आदमी के कमरे से चुराई गई मोमबत्तियों और अगरबत्तियों के साथ पालथी मारकर ध्यान भी करता था और हे महान कौशल, अपने रहस्य प्रकट करो का जाप करता था। दुर्भाग्यवश वह केवल फायर अलार्म बजाने में ही सफल रहा। कुछ दिनों बाद हान हार मानकर खालीपन में घूरते हुए बैठक कक्ष के फर्श पर औंधा पड़ा था। 3 दिन के प्रयोगों के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी। अगला दिन भी कुछ बेहतर नहीं था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, खूब सोचा हो, ज्यादा सोचा ना हो, छत पर चिल्लाया हो, वह कौशल एक जिद्दी हास्यास्पद रहस्य ही बना रहा। हान रिन के बगल में सुस्त होकर बैठा था, जो एक विश्व स्तरीय एथलीट की तरह एकाग्रता के साथ अपने गेम कंट्रोलर पर लगातार गेम खेल रहा था। बड़े भाई, रिन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम फिर से मार खाना चाहते हो? हान में पलटवार करने की भी ताकत नहीं थी। लगातार 3 दिनों की असफलता से उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। रिन, हान ने कमजोर स्वर में बुदबुदाया, जब आप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह समझ में ही ना आए तो आप क्या करते हैं?
खेल से नजरें उठाए बिना रिन ने जवाब दिया, क्या आप किसी खेल के बारे में बात कर रहे हैं? हान हिचकिचाया। उसने रिन को अपने बेहद जटिल और गड़बड़ कौशल के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन अभी समझाना क्वांटम भौतिकी से भी कठिन लग रहा था, इसलिए उसने बस स्पष्ट रूप से सिर हिला दिया। क्या आपको नहीं पता बड़े भाई, हर खेल का एक सिस्टम होता है। ये बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, आपके क्या आंकड़े हैं, आप क्या कर सकते हैं। सिस्टम के बिना खेल खेलना नामुमकिन है। रिन ने चमकती स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए कहा। सिस्टम से सब कुछ आसान हो जाता है। हान ने पलकें झपकाईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। प्रणाली प्रणाली। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। अगर मैं अपना खुद का सिस्टम बना लूं तो क्या होगा? उसकी कुशलता से वह उन चीजों को फिर से बना सकता था जिन्हें उसने पहले छुआ या देखा था। तो अगर वह एक प्रणाली बनाता है तो क्या वह उसे अपने भीतर एकीकृत कर सकता है? ये तो बिल्कुल पागलपन था। ये लापरवाही भरा काम था। ये बिल्कुल वैसी ही चीज थी जिसे किसी कॉमिक बुक का नायक करने की हिम्मत नहीं करेगा। योलो, हान ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा और जैसे कोई जुनून सवार हो, वैसे ही अपने कमरे में वापस चला गया। अंदर जाकर उसने एक साफ नोटबुक उठाई और तेजी से उसमें कुछ लिखने लगा। आंकड़े, दुकान, सामान, विनिमय, खोज ट्रैकर, ऊर्जा बार, उपलब्धि प्रणाली, छिपे हुए कार्य। ये पेज किसी गेमिंग के दीवाने के सबसे बड़े सपने में देखे गए चीट मेनू जैसा लग रहा था। लगभग 1 घंटे तक विचार मंथन करने के बाद हान ने अपने माथे से पसीना पोंछा और गर्व से नोटबुक को देखा। हो गया, उसने घोषणा की। अब असली चुनौती सामने आई, सिस्टम को वास्तव में तैयार करना। वह अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, नोटबुक को अपनी गोद में रखा और अपनी आंखें बंद कर ली, सारा ध्यान सिस्टम के विचार पर केंद्रित कर लिया। उसका हाथ फिर से चमकने लगा और उस नर्म सफेद रोशनी से कमरा जगमगा उठा। मिनट बीतते चले गए, फिर घंटों। थकान से हान का शरीर कांपने लगा, पसीने की धारा से उसके कपड़े भीग गए। उसका चेहरा दिन के उजाले में किसी पिशाच की तरह पीला पड़ गया। बस थोड़ा और, हान हौंकते हुए बोली। अपनी आखिरी हताश कोशिश में उसने अपना चमकता हुआ हाथ अपने माथे पर दबाया और प्रार्थना की कि काम पूरा होने से पहले वह बेहोश न हो जाए। दर्द ने उसे हथौड़े की तरह प्रहार किया। आह! उसकी चीख से खिड़कियां हिल गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग पिघल रहा हो, मुड़ रहा हो, जल रहा हो और किसी अलग चीज में बदल रहा हो। और ठीक उसी समय जब उसे लगा कि वह पूरी तरह बेहोश हो जाएगा, उसके मन में दूर से एक आवाज गूंजी। ग्रेटर देन, बधाई हो, होस्ट। सिस्टम निर्माण सफल रहा और हान की चेतना अंधकार में विलीन हो गई। करने के लिए जारी अध्याय 8 पागल प्रणाली। अध्याय 8 दर्द। धीरे धीरे जागते ही हान को सबसे पहले यही एहसास हुआ कि उसके पूरे सिर में तेज दर्द हो रहा है। कराते हुए उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि 3 जोड़ी चिंतित आंखें उसे घूर रही हैं। उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया, वे उसके भाई बहन थे। बड़े भाई, आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? शिन की कोमल, प्यारी आवाज सबसे पहले सुनाई दी। उसका छोटा सा चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसने चादर को कसकर पकड़ रखा था। उन सभी में से शिन सबसे ज्यादा चिंतित दिख रही थी। मैं ठीक हूँ, हान ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। उसकी आवाज भारी थी। उसने उठने की कोशिश की लेकिन एक तीखी आवाज ने उसे रोक दिया। हिलो मत, तुम्हें और आराम करने की जरूरत है, लौरा ने कहा। उसके लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। हान ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि लौरा की आंखों में वह तीखी नजर देखकर वह जम गया। वह घूरती नजर चेतावनी दे रही थी कि अगर उसने अवज्ञा करने की हिम्मत की तो उसे तुरंत और बेरहमी से अंजाम भुगतना पड़ेगा। चुपचाप हान बिस्तर पर वापस लेट गया, मानो आत्मसमर्पण कर दिया हो। अंत में हमेशा ऊर्जावान रहने वाली रिन ने नाटकीय ढंग से अंगड़ाई ली और जम्हाई ली। चूंकि तुम जाग गए हो तो मैं अपना खेल खेलना जारी रख सकता हूँ। उसने कमरे से हवा के झोंके की तरह बाहर निकलने से पहले घोषणा की। हान केवल अपना सिर हिला सका। कभी कभी उसे सचमुच आश्चर्य होता था कि क्या रिन वास्तव में उसका भाई है। क्या तुम सच में ठीक हो? शिन ने चिंता से भरी अपनी चौड़ी आंखों से फिर पूछा। हान ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर थपथपाया। मैं ठीक हूँ, जब तक तुम मेरी रक्षा करोगी मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। शिन खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसका मूड आखिरकार ठीक हो गया था। वह रिन के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई, हान को लौरा के साथ अकेला छोड़कर। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। फिर हान ने उसे तोड़ दिया। मैं कितने मिनट तक बेहोश रहा? लौरा, जो अभी भी दूसरी ओर मुंह किए खड़ी थी, ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जब आखिरकार उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज धीमी, लगभग अनिच्छुक सी थी। मिनट नहीं, हान, दिन। तुम पूरे 3 दिन तक बेहोश थे। हान सदमे से मुंह खोल बैठा। दिन, उसने सोचा, अविश्वास उसे घेर रहा था। बड़े भाई, लौरा ने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा, उसके चेहरे पर भावहीनता थी। मुझे बताइए, क्या आपने केवल ई रैंक कौशल को ही जागृत किया था, इसलिए आपने इतनी मेहनत की? क्या आप इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे? हान ने पलकें झपकाईं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या उसे सच बता देना चाहिए कि वह अपने लिए एक सिस्टम बनाने के बारे में एक जोखिम भरी थ्योरी का परीक्षण कर रहा था? एक ऐसी थ्योरी जो उसने पढ़ी अनगिनत कॉमिक्स से प्रेरित थी, जिसमें नायक के सामने एक सिस्टम इंटरफेस प्रकट होता था। लेकिन जब उसने अपने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली तो वहां कुछ भी नहीं था, न तो चमकती स्क्रीन, न ही HUD। अगर उसने लौरा को बताया तो उसे पूरा यकीन था कि वह गुस्से में आकर उसे बर्फ की मूर्ति में बदल देगी। ये सोचकर हान कांप उठा। बड़े भाई, मुझे हीरो गिल्ड में शामिल होने दीजिए। मैं मदद करना चाहता हूँ। नहीं, हान का इनकार तुरंत और दृढ़ता से आया, उसका चेहरा एकदम गंभीर था। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन को हीरो नहीं बनने देना चाहता था, एक ऐसा जीवन जिसका मतलब था राक्षसों, जानवरों, हत्यारों, खलनायकों और अनगिनत दुश्मनों का सामना करना। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखकर लौरा ने धीरे से सिर हिलाया।
उसने अपने होंठ दबाए लेकिन कोई बहस नहीं की। चुपचाप वह कमरे से बाहर चली गई। अंततः हान अकेला रह गया, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। सिस्टम आरंभीकरण पूर्ण हुआ। उसके दिमाग में एक तेज और ऊर्जावान आवाज गूंजी। हान उछल पड़ा और घबराकर चारों ओर देखने लगा। वहां कौन है? उसने कमरे में नजर घुमाते हुए पूछा। मैं आपके मन में हूँ, मेजबान, आवाज ने कहा। मेरे मन में? हान ने स्तब्ध होकर फुसफुसाया। आपने मुझे बनाया और अपनी चेतना में स्थापित किया। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसे अचानक से इस बात का एहसास हो गया, जैसे बिजली का झटका लगा हो। रुको, सिस्टम निर्माण, ये कारगर साबित हुआ। तुम ही हो सिस्टम एआई असिस्टेंट? हान ने पूछा। सकारात्मक, हान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? आपने मुझे अदृश्य मोड में सेट कर दिया है। एक ही विचार से आप सेटिंग को दृश्य मोड में बदल सकते हैं। एक विचार के साथ हान ने ऐसा चाहा। उनकी आंखों के सामने एक चमकदार नीली स्क्रीन प्रकट हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिस्टम आरंभीकरण पूर्ण। स्वागत है, मेजबान हान ट्रिस्टन। कृपया अपने एआई सहायक के लिए एक नाम दर्ज करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आवाज फिर सुनाई दी। कृपया मेरा नाम बताएं, यही उचित होगा। हान के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। यह एआई इतना इंसानी क्यों लग रहा है? एआई द्वारा सुझाए गए हास्यास्पद कूल नामों की सूची को नजरअंदाज करते हुए उसने बहुत सोच विचार किया। कुछ क्षणों के बाद हान ने एक विकल्प चुन लिया। नवी, उसने पुष्टि करें बटन दबाते हुए कहा। एआई ने आह भरी। नवी ने स्वीकार किया। मुझे इससे कहीं अधिक भव्य चीज की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं। हान ने अजीब सी हंसी हंसी। फिर स्क्रीन बदल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्टेटस पैनल। नाम हान ट्रिस्टन। जाति मानव। लिंग पुरुष। आयु 18। एचपी 300/300। ऊर्जा 1500/1500। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भौतिक विशेषताएं। शक्ति STR 75। रक्षा डेफ 80। निपुणता डेक्स 67। स्टेमिना ST 160। संवेदी सेन 50। स्टेट पॉइंट 0। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भौतिक विकास की स्थिति। वर्तमान सीमा प्राइम ह्यूमन। विकास अंक EP 1400। अगला विकास, इसके लिए 10,000 EP की आवश्यकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विद्युत क्षमताएं। कौशल विश्लेषण पूर्ण हुआ। पुस्तक निर्माण E रैंक विकसित नहीं हो सकता। मनोरंजन B रैंक विकसित होने योग्य। अगला विकास 2000 EP पर। खतरे का बोध C रैंक विकसित होने योग्य। 1000 EP पर अगला विकास। वुल्फ क्लच D रैंक इवॉल्वेबल 200 EP पर अगला विकास। पैंथर स्ट्राइक D रैंक विकसित होने योग्य। अगला विकास 200 EP पर। ईगल पल्स C रैंक इवॉल्वेबल नेक्स्ट इवोल्यूशन 8 500 EP। चीता स्ट्राइक D रैंक इवॉल्वेबल नेक्स्ट इवोल्यूशन 8 200 EP। गोरिल्ला स्मैश D रैंक विकसित होने योग्य। अगला विकास 200 EP पर। अशिक्षित कौशल 6। अपनी क्षमता को निखारने के लिए और अधिक कौशल सीखें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिस्टम संबंधी नोट्स। गुप्त विकास के लिए गुप्त परिस्थितियां मौजूद हैं। ऊर्जा का उपयोग कुछ विशिष्ट कौशलों को सक्रिय करने या विकसित करने के लिए किया जाता है। भविष्य में सिस्टम के विस्तार की संभावना का पता चला है। ट्रिगर शर्तों का इंतजार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हान स्तब्ध होकर चुपचाप बैठा रहा और अपने सामने लगी स्क्रीन को देखता रहा। जो जानकारी प्रदर्शित हुई वह बेतुकी थी। पहली बात तो ये कि केवल ई रैंक कौशल जागृत करने वाले किसी व्यक्ति के लिए उसके आंकड़े बहुत अधिक थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने बड़ी मेहनत से जो 15 जंगल कलाएं सीखी थी, वे अब वास्तविक कौशलों में परिवर्तित हो चुकी थी और वे विकसित भी की जा सकती थी। वह बात ही अपने आप में पागलपन थी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात क्या है? हान ने अनजाने में ही अपने शरीर को मानवीय सीमाओं से परे धकेल दिया था। सामान्य तौर पर मानव शरीर को प्राकृतिक सीमा से परे विकसित करने के लिए किसी को इवोल्यूशन शॉट खोजने की आवश्यकता होती थी। ये कलाकृतियां इतनी दुर्लभ होती हैं कि एस क्लास के नायकों ने भी इनके लिए लड़ाई लड़ी, और ये केवल खतरनाक रेड पोर्टल दुनिया में ही पाई जाती हैं। फिर भी वह यहाँ था, एक ही रैंक का साधारण व्यक्ति, जिसने केवल इवोल्यूशन पॉइंट्स EP नामक किसी चीज का उपयोग करके एक विकसित शरीर प्राप्त कर लिया था। मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए हान ने अपने कौशल का और अधिक सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के लिए वापस रुख किया। कौशल चीता चाल D रैंक। प्रभाव 10 सेकंड के लिए चलने की गति में 20% की वृद्धि होती है। नोट, C रैंक में अपग्रेड करने से अवधि और गति में वृद्धि होगी। इसी तरह के विवरण बाकी सभी के लिए भी दिए गए। वुल्फ क्लच, पैंथर स्ट्राइक, ईगल पल्स, गोरिल्ला स्मैश और अन्य। जंगल की प्रत्येक कला, जो कभी केवल एक बुनियादी शारीरिक तकनीक थी, अब एक वास्तविक यांत्रिक प्रभाव रखती थी, और विकास के साथ साथ प्रत्येक कला राक्षसी रूप से शक्तिशाली बन सकती थी। हान अपनी खुशी को मुश्किल से ही रोक पा रहा था। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वह सचमुच शीर्ष पर पहुंच सकता है, जितनी तेजी से किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शायद हथियार बनाना मेरी असली प्रतिभा नहीं है, हान ने आधे मजाक में सोचा। तभी उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंज उठी। नकारात्मक। मेजबान के पास हथियार, वस्तुएं और कौशल बनाने की क्षमता होती है, जो क्रिएशन पॉइंट्स CP द्वारा सीमित होती है। जैसे ही नवी ने बोलना समाप्त किया, सिस्टम स्क्रीन में बदलाव आया और विकल्पों का एक नया सेट सामने आया। ग्रेटर देन निर्माण विकल्प अनलॉक हो गए। कौशल सृजन, कलाकृति निर्माण, सिस्टम अपग्रेड, वस्तुओं का विकास। हान की नजर CP काउंटर पर पड़ी। निर्माण अंक CP 100। C रैंक तक की वस्तुएं या कौशल बना सकते हैं। हान ने तुरंत ही शक्तिशाली कौशलों के लिए विचारों पर मंथन करना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार जब उसने एक कौशल बनाने की कोशिश की तो सिस्टम ने उसे अस्वीकार कर दिया। त्रुटि, आवश्यक CP वर्तमान क्षमता से अधिक है। अंत में एक और संकेत दिखाई दिया।
क्या आप कोई रैंडम स्किल बनाना चाहेंगे? नोट: यादृच्छिक निर्माण के परिणामस्वरूप वर्तमान सीपी सीमा से अधिक कौशल प्राप्त हो सकते हैं। बिना किसी झिझक के हान ने स्वीकार कर लिया। स्क्रीन तेजी से चमक उठी क्योंकि एक हाथ की छवि हवा में कुछ बनाने लगी, जिसकी परछाई हान के अपने हाथ में दिखाई दी, जो ऊर्जा से चमकता हुआ सफेद रंग का था। कुछ ही क्षणों बाद एक सूचना सामने आई। ग्रेटर देन नया कौशल बनाया गया। नाम: ईगल आई। रैंक: सी। प्रभाव: ये दूर और सूक्ष्म दृष्टि को काफी हद तक बढ़ाता है, जिससे आप दूर या छोटी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हान ने पलकें झपकाईं। मैंने सोचा था कि मैं कुछ और आकर्षक चीज खरीदूंगा। फिर भी इस कौशल के अपने फायदे थे। फिलहाल उसे जो मिल रहा था उसी से संतोष करना पड़ा। व्यर्थ के प्रयासों में समय बर्बाद करने के बजाय हान ने अपनी जंगल कलाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। अपनी बची हुई ईपी को उनमें डालने के बाद उन्होंने देखा कि उनका प्रभाव नाटकीय रूप से बेहतर हो गया। अगर वह फिर से वेलमोरा के उस शहर के राक्षस से लड़ता है तो वह उसे पल भर में कुचल सकता है। हालांकि हान को यह बात अच्छी तरह पता थी कि अहंकारी होना ठीक नहीं है। एक बेहतरीन हीरो के सामने तो उसकी जान ही चली जाती। वह ताकतवर तो हो रहा था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ ही मिनटों में हान को पूरी तरह समझ आ गया कि उसने अनजाने में जो सिस्टम बनाया था वह कैसे काम करता है। ग्रेटर देन सिस्टम कोड जानकारी। सिस्टम ग्रेड ए रैंक। एवोल्यूशन उपलब्ध है। लागत 40,000 ईपी। कार्य: शारीरिक क्षमता में वृद्धि, कौशल विकास, शारीरिक विकास, वस्तु एवं कौशल निर्माण, सिस्टम अनुकूलन। वर्तमान सीपी 0। निर्माण अंक शिल्पकारी के माध्यम से खर्च होते हैं। मूल्यवान सामग्रियों को परिवर्तित करके या छिपे हुए मिशनों को पूरा करके इन्हें पुनः प्राप्त करें। वर्तमान ईपी 0। राक्षसों, खलनायकों, जानवरों या उच्च खतरे वाले दुश्मनों को हराकर अर्जित किया जाता है। खतरा जितना अधिक होगा, ईपी उतना ही अधिक मिलेगा। जाहिर तौर पर सिस्टम बनाने में ही उसका अधिकांश प्रारंभिक सीपी खर्च हो गया था, एक ऐसी कीमत जो उसने बिना महसूस किए ही चुका दी। अधिक ईपी प्राप्त करना सैद्धांतिक रूप से सरल था, लड़ो और जीवित रहो। हालांकि सीपी को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये दुर्लभ सामग्रियों या अज्ञात छिपे हुए मिशनों पर निर्भर करता है। फिर भी यह मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है, हान ने सोचा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी उनके मन में एक विचार आया। रुको, क्या कोई डेली क्वेस्ट नहीं होना चाहिए? हर गेम सिस्टम में ऐसा होता है ना? उन्होंने अपना सवाल नवी से पूछा। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर स्क्रीन पर एक छोटा सा लोडिंग सिंबल घूमने लगा। अंत में उसके सामने 3 खाली स्लॉट दिखाई दिए, जिन पर लेबल लगे थे। ग्रेटर देन 1 अंडरस्कोर 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 2 अंडरस्कोर 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 3 अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। उनके नीचे अंतिम वाक्य था, होस्ट को 3 दैनिक कार्य बनाने होंगे। ध्यान दें, ये विकल्प स्थायी हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। हान उसे देखकर अचंभित रह गया। क्या मैं अपने खुद के दैनिक कार्य बना सकता हूँ? उसके मुंह से एक सूखी हंसी निकल गई। ये तो बिल्कुल पागलपन है, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। करने के लिए जारी। अध्याय 9 10वीं जंगल कला। अध्याय 9 9998 9999 10,000। आखिरी बार जोर से कराहते हुए हान ने अपनी हथेलियों को जमीन पर पटका और अपना 10,000वां पुशअप पूरा किया। उसके काले सफेद बाल पसीने से तर होकर माथे से चिपक गए थे और उसकी बाहें जेली की तरह कांप रही थीं। बिना एक पल भी गंवाए उसने शानदार कलाबाजी करते हुए जमीन से छलांग लगाई और एक टूटे हुए स्टीम इंजन की तरह हौंकते हुए भारी धड़ाम से नीचे गिरा। डिंग! दैनिक कार्य एक पूरा हुआ। उसकी धुंधली आंखों के सामने एक चमकदार सिस्टम संदेश तैरता हुआ दिखाई दिया। मेजबान को अपना इनाम पाने के लिए शेष 2 दैनिक कार्य पूरे करने होंगे। हान ने इतनी गहरी आह भरी कि वह लगभग पिचक गया। क्या मैं बेवकूफ हूँ या फिर हद से ज्यादा उत्साहित हूँ? उसने सिस्टम विंडो को घूरते हुए बुदबुदाया। जब सिस्टम ने पहली बार उसे अपने दैनिक कार्य स्वयं बनाने को कहा तो उसने सोचा कि वह बहुत होशियार बन रहा है। अब उसे एहसास हुआ कि वह खुद ही अपनी पीड़ा का कारण बना था। उनका पहला लक्ष्य क्या था? 10,000 पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वैट्स। हो गया, बड़ी मुश्किल से, अपनी आत्मा की कीमत पर। दूसरा मिशन, सेरेन्या शहर के चारों ओर 3 बार दौड़ें। जिसे देखकर वह दंग रह गया और उसे यह जानकर बहुत डर लगा कि वह बहुत विशाल था। उसके चारों ओर 1 बार दौड़ना मौत को दावत देना था, 3 बार दौड़ना तो सरासर आत्मयातना थी। खैर, जितनी जल्दी मैं इसे खत्म करूंगा उतनी ही जल्दी मुझे अपने जीवन के फैसलों पर पछतावा होने लगेगा। हान कराह उठा। वह धावक की मुद्रा में झुक गया, उसके पैर थोड़े कांप रहे थे, फिर धमाका। वह गोली की तरह आगे बढ़ा, उसकी अचानक तेज गति से जमीन फट गई। इसी बीच पास से गुजर रही 2 युवतियां हैरानी से पलकें झपकाने लगी जब हान उनके पास से एक सफेद और काले रंग के धुंधले से रूप में तेजी से गुजरा। क्या वो यंग मास्टर हान थे? पहले वाले ने हकलाते हुए कहा। मुझे लगा था कि उसने सिर्फ ही रैंक का कौशल ही जागृत किया है। उसकी साथी ने भी उतनी ही हैरानी से कहा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगने लगा है कि हमसे झूठ बोला गया है, पहले वाले ने आंखें चौड़ी करते हुए फुसफुसाया। इस बीच हान उन सभी फैसलों पर पछतावा करने में इतना मशगूल था जिनकी वजह से वह इस स्थिति में पहुंचा था। वह रास्ते में मिलने वाले लोगों को मुस्कुराकर अभिवादन करता था, लेकिन जब तक वे जवाब देने के लिए मुंह खोलते तब तक वह क्षितिज पर एक छोटे से बिंदु के समान दिखाई देने लगता था। शहर के लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। हान भी हैरान था जिस तेजी से उसकी सहनशक्ति कम हो रही थी उसे देखकर। कई कष्टदायक चक्कर लगाने के बाद वह लड़खड़ाते हुए शहर के प्रशिक्षण मैदान में पहुंचा, जहां काले रंग की वर्दी पहने दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट पौराणिक जंगल कला सीखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसे प्रशिक्षण कहना भी बहुत बड़ी बात होगी। उनमें से अधिकतर ऐसे लग रहे थे मानो वे मरने से बचने की कोशिश कर रहे हों।
हान हौंफते हौंफते धड़ाम से बैठ गया, उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके बगल में एक बूढ़ा बुजुर्ग बैठा था, जिसका अनुभवी और झुर्रियों से भरा चेहरा सामने के दृश्य को देखकर स्पष्ट रूप से निराशा से भरा हुआ था। छी, कितना अफसोस, बूढ़े आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। महीनों की ट्रेनिंग और ये लोग पहली कला भी नहीं समझ पाए। मुझे लगा था कि कम से कम कुछ तो बुनियादी बातें सीख लेंगे। उसने तिरछी नजर से हान की ओर देखा। तुम्हारे जैसा नहीं, तुमने 2 साल में 9 कलाएं सीखी, और वो भी तुम्हारी आलस की वजह से। अगर तुम सच में गंभीर होते तो 15 कलाओं में महारत हासिल कर चुके होते। हान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग कहीं और था, संभावनाओं के भंवर में फंसा हुआ था। अगर मैं सभी 15 जंगल आर्ट्स को पूरा कर लूं और उन सभी को एस रैंक में विकसित कर लूं, तो मैं किस तरह का राक्षस बन जाऊंगा। इस विचार मात्र से ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। स्नैप, हान ने पलकें झपकाई जब उसके चेहरे के सामने जोर से ताली बजने की आवाज आई। बुजुर्ग ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। तुम अब भी हमारे साथ हो, लड़के? उसने धीमी आवाज में पूछा। हान ने शर्मिंदा होकर अपने सिर के पीछे हाथ फेरा। हे, माफ करना, माफ करना। बस, मेरा ध्यान कहीं और भटक गया था। फिर, नए दृढ़ संकल्प के साथ, वह बुजुर्ग की ओर मुड़ा। बुजुर्ग, हान ने कहा, मुझे जंगल की बाकी कलाएं सिखाओ। बुजुर्ग ने अपनी घनी भौहें ऊपर उठाईं। अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? तुम तो महीनों से काम में ढिलाई कर रहे हो। हान को खांसी आई। व्यक्तिगत विकास, उसने बेशर्मी से झूठ बोला। बूढ़े आदमी ने रूखी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है, 15 में महारत हासिल करने में आमतौर पर दशकों लग जाते हैं। हान ने उसे इतनी घमंडी निगाह से देखा कि उससे एक गाय भी मर सकती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तुम अपवाद हो, बड़े ने आह भरी। तुम शायद कुछ महीनों में ये कर सकते हो, राक्षस। जैसे ही वे शुरू करने वाले थे, प्रशिक्षण मैदान के दरवाजे चरमराते हुए खुल गए। एक व्यक्ति अंदर आया, जिसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ और चोटिल था। वह दयनीय ढंग से चल रहा था, मानो किसी गेंडे से लड़ाई हार गया हो। हान की आंखों में शरारत भरी चमक आ गई। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और बड़े व्यक्ति की ओर एक ऐसी मुस्कान के साथ मुड़ा जिसे केवल आपराधिक ही कहा जा सकता था। दरअसल, क्या मैं पहले थोड़ी देर अभ्यास कर लूं? बुजुर्ग व्यक्ति, जो अनजान था, ने बस सिर हिला दिया। हान ने प्रशिक्षण कक्ष के दाहिनी ओर स्थित अभ्यास रिंग में लापरवाही से कदम रखा और आलस्य से अपनी बाहों को फैलाया। जैसे ही प्रशिक्षुओं ने उसे देखा, उनमें उत्साह की लहर दौड़ गई। वे समझ गए कि इसका क्या मतलब है, और वे निश्चित रूप से जानते थे कि हान किसे चुनौती देने वाला है। रॉन, हान ने पुकारा। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक भाव छिपा था। जी जी हाँ, युवा स्वामी। थोड़ा घायल नवागंतुक ने सहज रूप से झिझकते हुए उत्तर दिया। ऊपर आओ, हान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि रॉन की रीढ़ में से हरन दौड़ गई। लेकिन वह मुस्कान नहीं थी, वह दया के वेश में मौत की सजा थी। हान पिछले कई दिनों से लगातार उसकी पिटाई कर रहा था। ऐसा हमेशा नहीं था। कुछ साल पहले, जब हान ने पहली बार मार्शल आर्ट्स क्लब में दाखिला लिया था, तब रॉन उसे एक चलती फिरती मुक्केबाजी की थैली की तरह इस्तेमाल करता था। हान की तकनीकें जल्दी सीखने की असाधारण क्षमता से ईर्ष्या के कारण रॉन ने उसे अनगिनत बार बुरी तरह पीटा था, इस बात की परवाह किए बिना कि हान शहर का युवा उस्ताद था। लेकिन समय समय एक क्रूर और खूबसूरत चीज है। रॉन ने हान को ताकतवर, फुर्तीला और बुद्धिमान होते हुए देखा था, और ये देखकर वह भयभीत हो गया था कि कभी अजय माने जाने वाला बड़ा भाई रॉन भी पीछे छूट गया था। हान ने महज 2 साल में जंगल कला की 9 विधाओं में महारत हासिल कर ली थी, जबकि रॉन मुश्किल से 2 ही सीख पाया था। हताशा में, रॉन ने गति बनाए रखने के लिए एक कौशल विकसित कर लिया था। कौशल, पत्थर की मुट्ठी। रैंक डी। यह उपयोगकर्ता को पृथ्वी की शक्ति को अपनी मुट्ठियों में प्रवाहित करने की अनुमति देता है, जिससे उनकी अवरोधक और प्रहार करने की शक्ति बढ़ जाती है। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा था, असल में उतना अच्छा नहीं था। जब हान अपने जागरण के लिए गया, तो रॉन ने अपने परिचित हर आत्मा से प्रार्थना की, कृपया उसे किसी टूटी हुई चीज को जागृत न करने दें। जब रॉन को पता चला कि हान को केवल ई रैंक का कौशल मिला है, तो वह मिली जुली भावनाओं के साथ रोने लगा। दुख इसलिए क्योंकि उन्हें सचमुच उम्मीद थी कि उनका युवा स्वामी शहर के लिए एक प्रेरणास्रोत बनेगा। राहत मिली क्योंकि शायद, बस शायद, वह हान की निजी कठपुतली नहीं बनेगा। वह भ्रम 1 सप्ताह पहले टूट गया। जब हान वापस लौटा, तो उसने रॉन को चुनौती दी, और उसे इतनी बुरी तरह हराया कि मैच के बीच में ही रॉन की आत्मा लगभग उसके शरीर से निकल गई। और अब वे फिर से यहाँ आ गए थे। चलो, हान ने उसे प्रोत्साहित करते हुए एक दोस्ताना राक्षस की तरह आगे आने का इशारा किया। रॉन ने चारों ओर नजर डाली। कुछ प्रशिक्षु उसे दया भरी नजरों से देख रहे थे, जबकि अन्य मुश्किल से छिपी हुई उम्मीद के साथ। अगर मैं इनकार करता हूं, तो मैं काय कहलाऊंगा। अगर मैं इसे स्वीकार कर लूं, तो शायद मेरी मौत हो जाए। अपमान और विनाश के बीच फंसा हुआ, रॉन ने एक गहरी सांस ली और मंच पर कदम रखा। उसके हाथ विनती भरे भाव में जुड़े हुए थे। युवा स्वामी हान, उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, चलिए थोड़ा संयम बरतें, ठीक है। पूरी ताकत से लड़ने और एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। वह सरासर झूठ बोल रहा था। उसे पता था कि हान उसे कुचल देगा। वह बस नुकसान को कम से कम करने की उम्मीद कर रहा था। हान की मुस्कान और चौड़ी हो गई। नहीं, हम बाद में ठीक हो जाएंगे। चलो पूरी ताकत लगा देते हैं। रॉन का दिल बैठ गया। उसका अंत निश्चित था। आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए, छोटे मालिक। आप बहुत ताकतवर हो गए हैं। कमजोरों को परेशान मत करो। रॉन चिल्लाया, अभी भी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। हान की मुस्कान थोड़ी सी हिल गई। मुझे याद है तुमने सालों पहले कुछ कहा था, उसने कहा। कुछ ऐसा कि एक कमजोर को बस मजबूत होने की जरूरत होती है। रॉन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद है, मैं 15 साल का था। वह 10 साल का था।
धिक्कार है, यह 8 साल पहले की बात है। वह इतने लंबे समय तक कैसे मन में बैर रख सकता है? बिना कुछ और कहे हान ने अपनी जानी पहचानी लड़ाई की मुद्रा अपना ली, पैर जमाए, उंगलियां थोड़ी फैली हुई। वुल्फ क्लच की यह खास शुरुआती चाल है जो जंगल आर्ट की पहली तकनीक है। रॉन ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए गाली दी। वो वुल्फ क्लच का भी इस्तेमाल कर रहा है मेरे खिलाफ। वह जानता था कि हान इस काम में कहीं अधिक कुशल था। वह इसमें जीत नहीं सकता था। फिर भी अगर वह अब भाग जाता है तो बेहतर यही होगा कि वह एक गड्ढा खोदकर उसमें हमेशा के लिए रह जाए। अपनी सारी हिम्मत और मूर्खता जुटाते हुए रॉन आगे बढ़ा और उसने अभ्यास किए हुए एक अनाड़ी संयोजन का इस्तेमाल किया। छलांग लगाना, हवा में चकमा देना, लुढ़कना और हमला करना। हान की पीठ मुड़ी हुई थी। शायद, बस शायद, मैं निशाना लगा पाऊं। रॉन की मुट्ठी सीधे हान की रीढ़ की हड्डी की ओर बढ़ी, उसके सीने में आशा की एक लौ कौंध रही थी। तब पकड़। हान का हाथ अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और उसने बड़ी आसानी से रॉन की कलाई पकड़ ली। रॉन का दिल जम गया। ऊपर देखते हुए उसकी नजर हान की एकदम शांत, लगभग ऊब चुकी निगाहों से मिली। बिल्कुल नहीं, उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। पहली जंगल कला, वुल्फ क्लच, हान ने सहजता से कहा। हान ने बड़ी कुशलता से रॉन की बांह मोड़ी, उसे जमीन से ऊपर उठा लिया मानो उसका वजन कुछ भी न हो, और उसे एक जोरदार आवाज के साथ अखाड़े के फर्श पर पटक दिया। पूरा प्रशिक्षण हॉल सन्नाटे में डूब गया। हान दूसरे दौर के लिए तैयार होकर एक कदम पीछे हट गया। लेकिन रॉन हिल नहीं रहा था। हान ने पलकें झपकाईं। वह घुटनों के बल बैठ गया और उसकी जांच करने लगा। रॉन की आंखें ऊपर की ओर चढ़ गई थीं। पूरी तरह बेहोश हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रुको, हान ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। क्या रॉन कमजोर हो रहा है या मैं ही और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा हूं? जैसे कि उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए सिस्टम प्रकट हो गया। दैनिक कार्य पूरा हुआ। इनाम, जोड़ 4 स्टेट पॉइंट्स, जोड़ 500 ईपी, जोड़ 100 सीपी, जोड़ 1 रिस्टोरेशन पिल। हान ने आलस से अंगड़ाई लेते हुए मन ही मन मुस्कुराया। खैर, इनाम हमेशा की तरह ही अच्छे हैं। कुछ मिनट बाद हान, बूढ़ा आदमी और कई शिष्य विशाल पिछवाड़े में इकट्ठा हुए जहां बड़े बड़े पत्थर सोए हुए जानवरों की तरह बिखरे पड़े थे। स्वाभाविक रूप से रॉन अनुपस्थित था। वह अभी भी हान के पहले के सबक से बेहोश था। ध्यान से सुनो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उनकी आवाज में एक दुर्लभ गंभीरता थी जिसने तुरंत ही फुसफुसाते हुए शिष्यों को चुप करा दिया। मैं 10वीं जंगल कला, फाल्कन डाइव का प्रदर्शन करूंगा। हान की आंखें म्यान से निकाली गई तलवार की तरह तेज हो गईं। उस्ताद ने गहरी सांस ली और एक चौड़ा, स्थिर पोज बनाया। उनका दाहिना पैर आगे की ओर टिका हुआ था, बायां पैर थोड़ा पीछे की ओर। उनकी भुजाएं ढीली थी लेकिन तैयार थी, उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थी जैसे पंजे वार करने के लिए तैयार हों। उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे झुक गया, शरीर एक स्प्रिंग की तरह कस गया जो टूटने ही वाला था। फिर वह हिल गया। उसका पहला कदम शांत बल के साथ धरती पर पड़ा और सटीक दबाव के कारण उसके नीचे की जमीन में हल्की सी दरार पड़ गई। जैसे ही उसका दूसरा पैर जमीन पर पड़ा, फ्रैक्चर और चौड़ा हो गया और उसके नीचे पतली पतली दरारों का एक मकड़ी का जाला फैल गया। एक जोरदार उछाल के साथ बूढ़े व्यक्ति ने जमीन से छलांग लगाई। उसका शरीर ऊपर की ओर उछला, मानो कोई पक्षी गुरुत्वाकर्षण के बंधन से मुक्त होकर कई मीटर ऊपर आकाश में उड़ गया हो। अपनी चढ़ाई के चरम पर पहुंचकर उसने अपने हाथों को अपने सामने कसकर जोड़ा, कोहनियों को भी कसकर बंद किया और तेजी से घूमने लगा। नीले रंग की पृष्ठभूमि के सामने एक चांदी की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह टूटते तारे की तरह नीचे उतरा। एक जोरदार धमाके के साथ वह एक चट्टान से टकराया जिससे उसकी सतह पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। धूल और छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ने लगे। चट्टान जोर से टकराई लेकिन जिद से कांपती हुई अपनी जगह पर टिकी रही। वहां मौजूद दर्शक स्तब्ध होकर तालियां बजाने लगे, उनके चेहरे विस्मय से चमक रहे थे। हौंफता हुआ बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते हुए अपनी सीट पर वापस जाते समय अपने माथे से पसीना पोंछता हुआ आगे बढ़ा। फाल्कन डाइव के साथ उसने सांसों के बीच कहा, जागृत योद्धाओं का मुकाबला किया जा सकता है बशर्ते कि उनका कौशल स्तर आपके स्तर से बहुत अधिक न हो। कुर्सी पर बैठते ही उनकी आंखों में एक उदास भाव झलक उठा। एक समय था, उसने मन ही मन सोचा, मैं एक दिन में 5 या 6 जंगल कलाओं का प्रयोग कर सकता था। अब तो एक भी करने पर मेरी सांस फूल जाती है जैसे पानी से बाहर निकली मछली की। किसी के कुछ कहने से पहले ही हान आगे बढ़ा। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। रुको, बूढ़े आदमी ने गरजते हुए कहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। तुम्हें इसे कई बार और देखना होगा। अगर तुमने लापरवाही से कोशिश की तो तुम खुद को अपाहिज कर सकते हो। लेकिन हान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी निगाहें जमीन पर टिकी हुई थी, शरीर सहज रूप से हिल रहा था। उसने अपने गुरु की पहले वाली मुद्रा को लगभग हूबहू दोहराया, पैर स्थिर, बाहें ढीली लेकिन तनावग्रस्त, उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई। यह नकल नहीं थी, यह हूबहू प्रतिकृति थी, संतुलन के छोटे से छोटे बदलाव तक। 10वीं जंगल कला, फाल्कन डाइव, हान ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। बिना किसी झिझक के वह हरकत में आ गया। उसका पहला कदम धरती पर पड़ा और उसके पैर के नीचे दरारें फैल गईं। उसका दूसरा कदम और भी जोर से पड़ा, जिससे दरारें और चौड़ी हो गईं। पलक झपकते ही हान ने खुद को आसमान की ओर उछाल दिया, मानो वह एक जीवित मिसाइल की तरह ऊपर उठ रहा हो। शिखर पर पहुंचकर उसने अपने हाथों को आपस में जकड़ लिया और तेजी से, नियंत्रित गति से आसमान में घूमने लगा। वह भयावह गति से नीचे उतरा और दूसरे पत्थर को निशाना बनाया। क्रैक बूम, टक्कर से धरती हिल उठी और चट्टान जबरदस्त बल के कारण चकनाचूर हो गई। एक पल के लिए वह स्तब्ध खड़ी रही, मानो अपने आसन विनाश से लड़खड़ा रही हो। फिर अचानक पत्थरों के टुकड़ों की बारिश में बिखर गई। धूल का गुबार बाहर की ओर उड़ा और पिछवाड़े को धुंध से ढक लिया। जब धूल छट गई तो हान खंडहरों के बीच शांति से खड़ा था, हाथ बगल में रखे हुए, लगभग उबा हुआ सा दिख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
ये तो वास्तव में आसान था, उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा। मौन। बूढ़े मालिक का जबड़ा खुला रह गया, आंखें इतनी बाहर निकली हुई थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे खोपड़ी से बाहर निकल जाएंगी। शिष्यों में से एक सदमे से हकलाते हुए उसकी ओर मुड़ा। शिक्षक, क्या छोटे बच्चे को सच में समझ आ गया? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी, थकी हुई सांस ली, मानो वह बेहोश होने वाला हो। उसे यह बात समझ में नहीं आई। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उन्होंने इसे परिपूर्ण बना दिया। करने के लिए जारी। अध्याय 10 एक राक्षस का जन्म। अध्याय 10। आंगन में एकदम सन्नाटा छा गया। दर्जनों शिष्य और यहाँ तक कि स्वयं वृद्ध गुरु हान को घूर रहे थे, जो कभी विशाल रहे एक चट्टान के टूटे फूटे अवशेषों के बीच शांति से खड़े थे। उनका चेहरा निर्मल था, मानो किसी निर्मल दिन का प्रकाश हो। जब उन्होंने कहा, ये तो वास्तव में आसान है, उन शब्दों को सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति लगभग बेहोश हो गया। 6 महीने। 10वीं वन कला को समझने में उसे पूरे 6 महीने लग गए थे और उसे प्रतिभा का धनी घोषित कर दिया गया था। अगर यह प्रतिभा थी, तो फिर हान आखिर था क्या? नहीं, केवल एक ही निष्कर्ष निकला। संग की। वहां मौजूद सभी लोगों ने मन ही मन इस बात से सहमति जताई। इसी बीच हान ने बस इतना सोचा, यह एनालाइज आई स्किल मेरी सोच से कहीं ज्यादा उपयोगी है। उसकी निगाहें टूटे हुए पत्थर पर घूम गईं और बिना किसी प्रयास के उसका हर गुण, हर संरचना, हर रहस्य उसके दिमाग में उजागर हो गया। स्मरण। हान अभी अभी खोज और प्रशिक्षण के एक और थका देने वाले दिन के बाद लौटा था। अपने बिस्तर पर गिरते हुए उसने नवी के कहने पर अपनी सीपी क्रिएशन पॉइंट्स विंडो खोली। वर्तमान सीपी 350। ग्रेटर दैन सीपी दक्षता मार्गदर्शिका वर्तमान सीपी पर आधारित। ई और डी रैंक 100% दक्षता। सी रैंक 90% दक्षता। बी रैंक 75% दक्षता। ए रैंक 35% दक्षता। एस रैंक 5% दक्षता। अन्य पद वर्तमान में अनुपलब्ध। हान ने असमंजस में अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या एस रैंक सबसे उच्चतम स्तर नहीं होना चाहिए था? जाहिर तौर पर यह सर्वविदित जानकारी थी। फिर भी उसने इस पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया। केवल 5% दक्षता के साथ एस रैंक कौशल बनाना आत्मघाती था और ए रैंक की स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। सुरक्षा के लिहाज से उसने बी रैंक कौशल हासिल करने का लक्ष्य रखा। जैसे ही उसने पुष्टि की, उसके सामने एक साफ चमकती हुई रेखा प्रकट हुई। कृपया वांछित कौशल का नाम दर्ज करें। हान पीछे की ओर झुक गया। उसका दिमाग उन सभी अविश्वसनीय महाशक्तियों के बारे में सोचने लगा जिनके बारे में उसने कभी पढ़ा था, उड़ने की क्षमता, प्रकाश को नियंत्रित करना, आयामों को विकृत करना और भी बहुत कुछ। सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ग्रेटर दैन त्रुटि, मेजबान के वास्तविक इरादे का पता लगाने में असमर्थ। इसके कुछ ही देर बाद नवी की शांत आवाज सुनाई दी। एक समाधान निकाल लिया गया है। मेजबान के बिखरे हुए विचारों में से चयन किया गया है। अचानक एक एक करके चमकते हुए अक्षर प्रकट हुए और उन्होंने मिलकर एक शब्द बनाया। ग्रेटर दैन ए एन ए एल वाई जेड ए आर। ग्रेटर दैन विकसित कौशल विश्लेषक। रैंक बी रैंक। हान आश्चर्य से पलकें झपकाने लगा। पहले तो वह उत्साहित था, लेकिन जब उसने कौशल का विवरण देखा तो वह उत्साहित हो गया। ग्रेटर दैन विश्लेषक वस्तुओं, प्राणियों, कौशलों और घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। जटिल प्रणालियों को समझने योग्य डेटा में स्पष्ट करता है। हान के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मैं अभी अभी किसी तरह का रिपोर्टर बन गया हूं? लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। एक बार हासिल किए गए कौशल को मिटाया नहीं जा सकता था। इसका परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए हान ने लक्ष्य की तलाश में कमरे का जायजा लिया। उसकी नजर उस हथियार पर पड़ी जो उसे कुछ हफ्ते पहले मिला था, सफेद ब्लेड। अपनी नई क्षमता को सक्रिय करते ही दुनिया एक पल के लिए झिलमिला उठी। तलवार के ऊपर पाठ की पंक्तियां प्रकट हुईं। ग्रेटर दैन आइटम व्हाइट फैंग, एक श्वेत बाघ के मूल तत्व से निर्मित। प्रभाव जोड़ 1 3 शक्ति जोड़ 8 गति। सक्रिय कौशल टाइगर डैश 2 मिनट के लिए गति को 15% तक बढ़ा देता है। कूलडाउन 30 मिनट। आइटम रैंक बी रैंक। हान स्तब्ध रह गया। जब उसने पहली बार तलवार देखी थी तो उसे पता था कि यह शक्तिशाली है, लेकिन यह उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। बी रैंक के हथियार दुर्लभ खजाने थे, जो आमतौर पर बी और उससे ऊपर की श्रेणी के कुछ चुनिंदा कुलीन नायकों के लिए आरक्षित होते थे। और फिर भी यह उसके कब्जे में था। हान ने सोचा, इसीलिए तो मैं उस राक्षस को इतनी आसानी से मार सका था। उसे धीरे धीरे यह बात समझ में आ रही थी। इस दुनिया में शक्तिशाली हथियारों को डी से एस तक की श्रेणी में रखा गया था और उनकी ताकत उस पशु मूल तत्व द्वारा निर्धारित की गई थी जिसे उन्हें बनाया गया था। राक्षसों के विपरीत, जो मरने पर कलाकृतियां और खजाने गिरा देते थे, जानवर अपने पीछे ये कीमती कोर छोड़ जाते थे जो हथियार बनाने के लिए आवश्यक थे। और व्हाइट फैंग के पास एक ऐसी सक्रिय क्षमता भी थी जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं था। टाइगर डैश और चीता स्ट्राइड के संयोजन से उसकी गति भयावह हो जाएगी। फिर भी एनालाइजर की उपयोगिता के बावजूद हान ने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। कम से कम आज सुबह तक तो नहीं। जब उसने बूढ़े व्यक्ति को 10वीं जंगल कला फाल्कन डाइव का प्रदर्शन करते हुए देखा तो उसने सहज रूप से एनालाइजर को सक्रिय कर दिया। और उसी क्षण ऐसा लगा मानो पूरी तकनीक हजारों स्पष्ट टुकड़ों में टूट गई हो और सीधे उसके दिमाग में डाल दी गई हो। हर मुद्रा, हर हरकत, हर छिपी हुई शक्ति, सब कुछ उसके सामने अत्यंत सूक्ष्मता से उजागर हो गया था। इसी वजह से उन्होंने रिकॉर्ड समय में तकनीक को समझ लिया। हान के चेहरे पर एक छोटी सी संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। शायद विश्लेषक कौशल उतना भी बेकार नहीं था जितना सोचा था। वर्तमान में वापसी। हान ने हौंकते हुए बूढ़े बुजुर्ग की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप मुझे 11वीं जंगल कला दिखा सकते हैं? बुजुर्ग की भौहें फड़क उठी।
उसने सिर हिलाया। मैं अपनी वर्तमान स्थिति में बुनियादी सांस लेने के व्यायाम भी नहीं कर सकता, जंगल कला की तो बात ही छोड़ो। मुझे आराम करना होगा। हान ने बस सिर हिलाया। ठीक है, आराम करो, हम बाद में जारी रखेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ दिनों के बाद धमाका, धरती जोर से कांप उठी। आंगन में धूल भर गई और एक बूढ़ा आदमी चिल्ला उठा। उसने कर दिखाया। उसने सचमुच कर दिखाया। वहां एक विशाल गड्ढे के केंद्र में अपने काले सफेद बालों को हवा में लहराते हुए हान खड़ा था, धीरे धीरे शांत भाव से सांस ले रहा था। उसने अभी अभी 14वीं जंगल कला टाइगर पंच में महारत हासिल की थी। जमीन पूरी तरह से धंस गई थी। प्रशिक्षण के दौरान एक के बाद एक बड़े बड़े पत्थर चकनाचूर हो गए थे। हान को टाइगर पंच को सीधे जमीन पर निशाना लगाना पड़ा ताकि आसपास की इमारतें गलती से चकनाचूर न हो जाएं। शिष्यों के मन में अब हान के साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार भी नहीं था। जहां तथाकथित प्रतिभाशाली लोग वुल्फ क्लच, जो कि जंगल की पहली कला है, से जूझ रहे थे, वहीं हान ने पहले ही 14 कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने मन ही मन कड़वाहट से सोचा, खुद की तुलना उससे करने की कोशिश करना तो आत्महत्या के समान है। अंततः शांत होकर बुजुर्ग व्यक्ति ने हान को एक गहरी सहमति भरी नजर से देखा। इसी बीच एक शिष्य रॉन अजीब तरह से ताली बजा रहा था और जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। अगर मैं जल्द ही किसी दूसरे महाद्वीप में नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा, उसने मन ही मन यात्रा खर्चों का हिसाब लगाते हुए सोचा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाद में उसी शाम हान उस बूढ़े व्यक्ति के साथ बैठकर सुगंधित हरी चाय की चुस्कियां ले रहा था। अपनी शक्ति जागृत करने के बाद से तुम सचमुच एक राक्षस बन गए हो, बुजुर्ग ने आधे गर्व और आधे भय से भरी आवाज में कहा। क्या इसका संबंध तुम्हारी शक्तिशाली हथियार बनाने की क्षमता से है? हान ने कंधे उचका दिए। आप ऐसा कह सकते हैं, उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। उनकी सृजन क्षमता की व्याख्या करना, जो कि सामान्य ज्ञान के सभी पहलुओं के विपरीत थी, कोई आसान काम नहीं था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी तीखी निगाहें सिकोड़ लीं। तुम कुछ छुपा रहे हो, उसने झुकते हुए सीधे सीधे कहा। हान की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। वह घबराते हुए सोचने लगा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह मुझसे पूछताछ करने वाला है। जैसे ही हान राज खोलने ही वाला था और शायद बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ने वाला था, तभी बुजुर्ग पीछे झुक गए और हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसी प्रतिभा देखकर खुशी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ, अगर ट्रॉय सच में चाहता तो क्या वह भी तुम्हारी तरह इतनी जल्दी इसमें महारत हासिल कर पाता। हान का हाथ रुक गया। अपने पिता के बारे में सुनकर अचानक उसके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। मेरे पुराने दोस्त, उसने पूछा, मेरी वर्तमान ताकत के साथ मेरे पिता को हराने की क्या संभावना है? शून्य, बुजुर्ग ने बिना किसी झिझक के तुरंत जवाब दिया। हान के चेहरे पर अनियंत्रित रूप से झंझनाहट होने लगी। उसने मेरे सपनों को बेरहमी से चकनाचूर कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। ट्रॉय ने जंगल की कला इसलिए नहीं सीखी क्योंकि वह सीख नहीं सकता था, बल्कि इसलिए सीखी क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी। फिर वही सब शुरू हो गया, हान ने मन ही मन आंखें घुमाते हुए सोचा। जब भी बुजुर्ग ट्रॉय के बारे में बात करते थे तो वह एक जुनूनी प्रशंसक की तरह हो जाता था। उसे वास्तविकता में वापस लाते हुए हान ने पूछा, और फाइनल जंगल आर्ट कैसा है? बुजुर्ग व्यक्ति कुछ देर रुका और सोचने लगा। सच कहूं तो, उसने अंत में कहा, मुझे भी पूरी तरह से समझ नहीं आया कि आखिरी जंगल आर्ट क्या करता है। क्या आपने तो कहा था कि आप जंगल की 15 कलाएं कर सकते हैं? हान ने कहा, उसकी आवाज में हल्की सी झुंझलाहट झलक रही थी। उसे सच में विश्वास था कि अंतिम तकनीक में महारत हासिल करने से उसके भीतर कुछ गहरा जागृत होगा, कुछ ऐसा जो उसकी विकसित होती क्षमताओं से जुड़ा होगा। लेकिन अब उसका इकलौता गुरु ये स्वीकार कर रहा था कि वह इसे प्रदर्शित भी नहीं कर सकता। बूढ़े व्यक्ति ने एक सूखी हंसी हंसी, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और बेबसी का मिला-जुला भाव था। सच तो यह है कि जंगल की अंतिम कला को शेर की दहाड़ कहा जाता है। मेरे गुरु को भी नहीं पता था कि यह कैसे काम करती है या इसका असली उद्देश्य क्या है। हान ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए। पिछली तकनीकों के विपरीत, जो अपने क्रूर प्रयोग में सीधी सादी थी, जैसे बाघ के मुके, बाज की छलांग, शेर की दहाड़ अलग, लगभग अमूर्त सी लगती थी। ये किसी हमले जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी। इसमें कुछ और भी गूढ़ रहस्य होना चाहिए था। ठीक उसी समय सिस्टम की परिचित यांत्रिक घंटी की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। बधाई हो, हीरो, आपने जंगल की 15 कलाओं में से 14 में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली है। एक अद्वितीय कौशल को जागृत करने के लिए जंगल कला का अंतिम चरण सीखें। अंतिम जंगल कलाकृति, शेर की दहाड़ लॉक। हान ने नोटिफिकेशन को घूर कर देखा। ताला लगा हुआ है। कोई आवश्यकता नहीं, कोई सीपी लागत नहीं, कोई संकेत नहीं, बस उसकी पहुंच से दूर बंद कर दिया गया है। उसने गहरी सांस ली और अपनी निराशा को दबाने की कोशिश की। ठीक है, मैं आखिरकार इसका हल निकाल ही लूंगा, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ घंटे बाद हान सेरेनिया के सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर बैठा था। ठंडी हवा उसके सफेद और काले बालों को लहरा रही थी और वह नीचे फैले शहर को निहार रहा था। अन्य शहरों की तुलना में आकार में बड़ा होने के बावजूद सेरेनिया अविकसित था, जिसमें धन, अवसर और यहाँ तक कि आशा की भी कमी थी। हान के होठों के कोने पर एक हल्की सुखद दुखद मुस्कान आ गई जब उसने अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली और देखा कि वह कितना अधिक मजबूत हो गया है। माँ, पिताजी, मैं अब मजबूत हूँ, उसने हवा में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, फिर भी उसमें एक अनकहा वादा छिपा था। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। मैं सेरेनिया का पुनर्निर्माण करूंगा। मैं इसे एक ऐसी जगह बनाऊंगा जिस पर तुम्हें गर्व होगा। लेकिन सपनों को बुनियाद की जरूरत होती है और संस्थानों को संसाधनों की आवश्यकता थी। और हान को ठीक ठीक पता था कि शुरुआत कहाँ से करनी है। वह खड़ा हो गया। ढलते सूरज की लंबी छाया पेड़ों की चोटियों पर पड़ रही थी।
उसकी नीली आंखें, शांत और अडिग, दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। कुछ पोर्टलों को साफ करने का समय आ गया है। करने के लिए जारी।